चलो, we will start with essay 810 today. ऐसे 800 और 805 किया था अपन ने लास्ट क्लास में, एंड वी आर गोइंग स्लो. ठीक है. मैं आई होप आई एम गिविंग यू इनफ टाइम फॉर रिविजन ऑल्सो. एंड साथ ही साथ अपन आज भी कोशिश करेंगे कि वी आर रिवाइजिंग वॉट एवर वी आर गोइंग थ्रू टुडे. अभी ऐसे 810, ऐसे 810 में आ जाओ. ऐसे 800 और 805 याद होगा तुमको. ऐसे 800 किससे रिलेटेड था तुम्हारा? स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ विथ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क. स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए स्पेसिफिक यूजर्स की नीड को देखते हुए स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में जो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं उसकी ऑडिट के लिए था तुम्हारा ऐसे 800. फिर ऐसे 805 था तुम्हारा एस आई एफ एस या एस ई एफ एस. एस आई एफ एस या एस ई एफ एस मतलब सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर सिंगल एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तुम बोल लो कोई अकाउंट है या कोई आइटम है उसका ऑडिट कर रहे हो तो अपन क्या क्या पॉइंट देखे थे. अब अपन आज देखेंगे एस यू एफ एस, दैट इज समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तुम लोग सोच सकते हो अभी कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये, तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे बनी होगी? जो ऑलरेडी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसी से तुमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा. तुमने यानी किसने? मैनेजमेंट ने. राइट. रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की? ऑब्वियसली मैनेजमेंट की. सो मैनेजमेंट जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी वो किससे बनाएगी? वो बनाएगी तुम्हारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. इसीलिए इस स्टैंडर्ड में अनलाइक 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 प्रीवियस टू स्टैंडर्ड ऐसे 800 और 805 में ऐसा नहीं था. बस बट ऐसे 810 में है. और ये मैंने लास्ट क्लास में तुमको बताया भी था कि जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट तुम कर रहे हो वो वही कर रहा है जो कौन है? ऑलरेडी जो मेन ऑडिटर था, मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिटर था, डेट इज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिटर है उसी को एंगेज करती है एंटिटी फॉर रिपोर्टिंग ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर गिविंग और एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्यों 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 ऐसा क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तुम मुझे बताओ, क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज्यादा डिस्क्लोजर होंगे कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? ज्यादा ऑब्वियसली ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होंगे, कम होंगे समरी में. सिमिलरली समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन होगी. राइट. एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन, दैट इज इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी कंसाइज होगी, एग्रीगेटेड होगी. सिमिलरली तुम्हारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो ऑडिट एविडेंस गैदर करने का करना पड़ेगा ऑडिटर को, जो अगर किसी नए ऑडिटर को अगर अपन लगाए सो उसको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. राइट. उतने एविडेंसेस उसको नहीं ले पाएगा रिगार्डिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कुल मिला के उसको भी पूरा का पूरा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट ही एक बार देखनी पड़ेगी. एंड देयरफॉर जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कर चुका है जो ऑडिटर, वही समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर रिपोर्ट करेगा यहाँ पे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर. तो सबसे पहली लाइन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसमें. एज पर एस 810 इट डील्स विथ व्हाट? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन अंडरटेकिंग एन एंगेजमेंट. ठीक है. टू रिपोर्ट, रिपोर्ट किस पे रिपोर्ट करने वाले अपन? एस यू एफ एस पे. डिराइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड, जो ऑलरेडी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसी से डिराइव किया जाएगा एस यू एफ एस, और उसकी ऑडिट करना है. जो derived from financial statement audited in accordance with SAS by that same auditor. सेम ऑडिटर. क्लियर है कि ऐसे 810 बोल रहे हैं कि तुम्हारे को एंगेजमेंट ये किस बारे में, यहाँ पे तुमको एक्सप्रेस करना ओपिनियन, तुमको रिपोर्ट देनी है एस यू एफ एस पे. और ये एस यू एफ एस वही से डिराइव हुए कहाँ से? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से. और ऑडिटर सेम है, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर था वही तुम्हारा यहाँ पे रिपोर्ट देगा तुम्हारे समरी एफ एस पे, एस यू एफ एस पे. और मैंने तुमको अभी बताया क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कम डिस्क्लोजर होंगे, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, कंसाइज होगा. तो तुम सोच सकते हो रिस्क कहाँ ज्यादा है? रिस्क बढ़ जाएगा एस यू एफ एस की रिपोर्टिंग में. राइट. रिस्क विल इंक्रीज इन रिपोर्टिंग ऑन दी एस यू एफ एस, इन रिपोर्टिंग ऑन दी एस यू एफ एस. तो देखो फटाफट से अपन अब कुछ अपन बेसिक तो समझ ही चुके हैं, ब्रॉडली क्या है एस यू एफ एस है, उसकी ऑडिट करना है. राइट. तो उसी से रिलेटेड अब अपन को सारे क्रिटिकल पॉइंट्स देखने हैं जो ये स्टैंडर्ड establish करता है over and above what we have already taught been, right, what we have already learned in ऐसे 100 से लेके ऐसे 700 की सीरीज तक. तो सबसे पहले बोल रहे हैं एस यू एफ एस क्या होते हैं. एस यू एफ एस इज वॉट? एस यू एफ एस इज रिफ्लेक्टिंग द एच एफ आई ओनली. एच एफ आई मतलब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. तुम्हारे वही सेम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो जिससे तुमने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए थे और जिसको ऑडिट करवाया था. वो सेम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करता है तुम्हारा एस यू एफ एस. एंड दिस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स but which contains what? This contains
लेस डिटेल्स एज कंपेयर टू दी नॉर्मल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो तुम्हारे मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे कम डिटेल्स होगी समरी में, राइट। एंड स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन होगा, हो सकता है इसमें कुछ तुमको अलग रिपोर्टिंग, अलग प्रेजेंटेशन करना पड़े। जैसे तुमको याद होगा, तुम जब ये अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस में इनकम टैक्स की रिटर्न की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस भरते थे, क्या तुमको याद है? जब तुम इनकम टैक्स में उसकी रिटर्न और जो इनकम टैक्स रिटर्न में जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस भरते थे, तो उसमें थोड़ी अलग वे था, अलग प्रेजेंटेशन है, इनकम टैक्स की प्रेजेंटेशन अलग है। इसलिए हो सकता था तुम कुछ कुछ हेडिंग को अलग एग्रीगेट करके एक दूसरे हेडिंग में डालते थे, याद आ रहा होगा अगर। तो इनकम टैक्स की रिटर्न के हिसाब से सिमिलरली यहाँ पे भी एक अलग फॉर्मेट हो सकता है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और तुम्हारे जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी से डिराइव करके तुम्हारा एसयूएफएस बन रहा है। स्ट्रक्चर्ड प्रेजेंटेशन है ये भी, लेस डिटेल्ड है एज कंपेयर टू द मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एज कंपेयर टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेस डिटेल्ड है, कंसाइज होगा। ऑब्वियसली समरी नाम से समझ में आ रहा है, कुछ हेडिंग हेडिंग को पकड़ना पड़ेगा तुमको यहाँ पे, मेन मेन हेडिंग को, समरी बना रहे अपन, राइट, ऑब्वियसली। एंड बाकी सब चीजें वही सेम रहेगी, तुम्हारे नोट्स वगैरह भी कंसाइज होंगे, डिस्क्लोजर तुम्हारी कम होगी, बाकी सब सेम चीजें रहेगी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी। व्हाट डू समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट? नाउ अब बात आती है, क्या तुमको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके अगर आता है तुम्हारे पास तुम्हारा क्लाइंट, तो क्या तुमको एंगेजमेंट ये एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं? तो सबसे पहले तो क्या देखोगे तुम, कि भैया इसका जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये मैंने ही ऑडिट किया है ना। अभी मैंने क्या बताया तुमको, अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर कोई और है, तो वो ही ऑडिटर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी रिपोर्ट करेगा, मतलब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्टिंग वही ऑडिटर करेगा जो ऑलरेडी जिसने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऊपर रिपोर्टिंग की है, जो जिसने नॉर्मल जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके ऊपर ऑडिट की है। बिकॉज आई टोल्ड यू उसके पास ज्यादा एविडेंसेस ऑलरेडी है, ही हैज मोर अंडरस्टैंडिंग, एंड सिंस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी नेचर के होंगे, तो इसलिए जो नया ऑडिटर है उसको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज हो सकती है। एंड देयरफॉर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज व्हाट, auditor will ordinarily accept an engagement to report on SUFS in accordance with this essay only when the auditor has been engaged to conduct an audit in accordance with the essays of the financial statements। जो मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका ऑडिटर अगर तुमने किया था, तो तुम एसयूएफएस का ऑडिट कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट ये है, पहला क्राइटेरिया तुम्हारा एक्सेप्टेंस का, सबसे पहला एक्सेप्टेंस, सबसे पहला चेक पॉइंट तो है कि तुमने क्या मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया था कि नहीं किया था। सेकंड पॉइंट है कि इफ द ऑडिटर ने ऑडिट नहीं किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिससे कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हैं, दैट इज मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किसी ने और नहीं किया था, तो ऑडिटर शैल नॉट हैव द नेसेसरी नॉलेज टू डिस्चार्ज दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू एसयूएफएस इन अकॉर्डेंस विद दिस ऐसे। तो उस केस में वो अपनी डिस्चार्ज रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा। एंड देयरफॉर सबसे पहला है तुमको तीन पॉइंट डिस्कस करने हैं यहाँ पे, जब तुम एक्सेप्ट कर रहे हो तो तुमको ए बी सी तीन पॉइंट डिस्कस करने हैं। सबसे पहला है कि तुमको अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, अप्लाइड क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, जो तुम्हारा एफआरएफ जैसे अपन नॉर्मली ऐसे 210 में बोलते थे ना, सिमिलरली वही है यहाँ पे। ऐसे 210 में अपन प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट में क्या बोलते थे, कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, और ये जो एफआरएफ है ये ऑडिटर को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ये एफआरएफ ऑडिटर को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। यही फ्रेमवर्क की ही बात कर रही है। जो अप्लाइड क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया इज व्हाट योर फ्रेमवर्क ओनली, मोटा माटी उल्टा घुमा के बस बोल रहा है। अप्लाइड क्राइटेरिया इज व्हाट योर टाइप ऑफ फ्रेमवर्क अंडर विच एसयूएफएस विल बी प्रिपेयर्ड। एसयूएफएस जिस फ्रेमवर्क के तहत बनेंगे वो फ्रेमवर्क ऑडिटर को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि भैया तुमको मैनेजमेंट से एग्रीमेंट ले लेना है कि वो एक्नॉलेज कर रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जस्ट लाइक व्हाट वी यूज टू डू इन ऐसे 210 प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट। तुम मैनेजमेंट से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर उसके एक्नॉलेजमेंट लेते थे, डू यू रिमेंबर? मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू, तीन पॉइंट थे, मैनेजमेंट एक्सेप्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू, तीन पॉइंट थे, तुमको याद है? ऐसे 210 प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ऑल एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, मैंने तुमको याद कराया था ना, ये तीन लाइन से बोलने भी बोल रहा था। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, एक्सेस टू ऑल द इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, मतलब तुमको सारी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस मिलना चाहिए, तुमको सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी अगर कोई एंटिटी को पता चलती तो वो भी तुमको बताएगी। एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द एम्प्लॉइज और टू एनी अदर स्टाफ ऑफ द एंटिटी। ये सब प्री कंडीशंस अपन मैनेजमेंट से लेते थे, इफ यू रिमेंबर। सेम वही कुछ प्री कंडीशंस अपन को बात करना है यहाँ पे, इसको पॉइंट बी कर दो। ऊपर में ए पॉइंट देखे अपन ने, विच इज व्हाट, कि तुमको अप्लाइड क्राइटेरिया
जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, दैट इज द फ्रेमवर्क अंडर विच एसयूएफएस इज प्रिपेयर्ड, दैट शुड बी एक्सेप्टेबल टू यू। सेकंड पॉइंट इज मैनेजमेंट से एग्रीमेंट लेना, और मैनेजमेंट एक्नॉलेज कर रहा है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो खुद अंडरस्टैंड कर रहा है। और सी पॉइंट है तुम्हारा रिपोर्टिंग के ऊपर, कि मैनेजमेंट से एग्री करना ऑन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन, किस फॉर्म में ओपिनियन तुम देने वाले हो। ठीक है, किस फॉर्म में ओपिनियन देने वाले हो। क्या हो गया सतीश? अभी आ जाओ, अब ऊपर सबसे ऊपर, डिटरमाइन वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल। हाँ जीत। अच्छा, अभी आप एक्सप्लेन करें कि नहीं, मेरे को वो समझ में नहीं आता कि फॉर्म ऑफ ओपिनियन जो मतलब क्या उसमें। वो नॉर्मल है, तुम्हारा फॉर्मेट कैसे होगा, ओपिनियन कैसा जाएगा तुम्हारा, जो अपना फॉर्म एंड कंटेंट जो अपना ऐसे 210 में भी रहता था ना, कि हम बोलते थे कि ऐसे 700 में जैसा फॉर्म ऑफ ओपिनियन रहने वाला है हमारा, जैसा बात किया गया ऐसे 700 में, सिमिलरली यहाँ पे भी फॉर्म ऑफ ओपिनियन अपन पढ़ेंगे कि कैसे ओपिनियन तुम दोगे, क्वालिफाइड मॉडिफाइड ओपिनियन कब दोगे, एडवर्स ओपिनियन कब दोगे, ये सब अपन यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो उसी के ऊपर मैनेजमेंट से भी एग्रीमेंट ले लेना है, ये अपन सेम वही सब बातें हैं जो अपन ऐसे 210 में भी करते थे, यही बात है। ऐसे 210 में भी अपन यही एग्रीमेंट लेते थे मैनेजमेंट से, कि मैनेजमेंट अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग ले रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में एक्नॉलेजमेंट ले रही है, ये इट अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ दी ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फ्रेमवर्क में बनेंगे, उसका एक्सेप्टेबल है कि नहीं एक्सेप्टेबल है, ये सब हमारे एग्रीमेंट लेटर में भी रहता था, एंगेजमेंट लेटर में, राइट। अभी आ जाओ क्या, डिटरमाइन वेदर अप्लाइड क्राइटेरिया इज एक्सेप्टेबल और नॉट। तो तुमको एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कैसे होगा। तो सबसे पहले तो इन्होंने क्या समझा कि भैया अप्लाइड क्राइटेरिया क्या है। अप्लाइड क्राइटेरिया कुछ नहीं है, मैंने तुमको क्या बताया, क्राइटेरिया बेसिस विच एसयूएफएस इज प्रिपेयर्ड, जिस बेसिस पे तुमने एसयूएफएस बनाया है, किसी बेसिस पे बनाया होगा ना, कुछ अपने मन से तो बनाया नहीं होगा, तुम एग्रीगेट कैसे कर रहे हो इन्फॉर्मेशन को, कौन से एक्सपेंसेस को क्लब कर रहे हो, कौन सी हेडिंग को क्लब कर रहे हो, और इतना भी ज्यादा एग्रीगेट नहीं करना है कि तुमने अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन एक साथ दिखा दिया और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को अलग अलग दिखा रहे हो। भाई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एग्रीगेट करके दिखाओगे, समरी है ना, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन को यू विल नॉट एग्रीगेट। तो कुछ क्राइटेरिया होगा तुम्हारा, कुछ क्राइटेरिया के बेसिस में तुम इसको एग्रीगेट करोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, एंड दैट इज व्हाट योर अप्लाइड क्राइटेरिया इज। तो तुम बताओ, अप्लाइड क्राइटेरिया के बेसिस में एसयूएफएस बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अप्लाइड क्राइटेरिया के बेसिस में एसयूएफएस बनाना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ऑब्वियसली मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसयूएफएस बनाना, इसलिए मैनेजमेंट को ही अप्लाइड क्राइटेरिया भी डिटरमाइन करना पड़ेगा। डिटरमाइन की किस बेसिस में इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन तुम्हारा जाएगा, अप्लाइड क्राइटेरिया के बेसिस में तुम कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट नीड्स टू बी रिफ्लेक्टेड इन एसयूएफएस। और ये जो मैनेजमेंट डिटरमाइन कर रहे हैं ना, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाएगी एसयूएफएस में, यही तुम्हारा क्या है, अप्लाइड क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया के बेसिस में ही मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो डिटरमाइन करेगी एसयूएफएस में क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी। सिंस एसयूएफएस, एसयूएफएस मींस आई टोल्ड यू व्हाट, समरी, समरी नाम से क्या दिख रहा है, समरी है, एंड देयरफॉर इसमें इंफॉर्मेशन बिखरी हुई नहीं रहेगी, इसमें क्लब कर दिया जाएगा कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, राइट। कुछ इंफॉर्मेशन, जैसे एग्जांपल, टैक्सेस में तुम्हारा वैट को भी क्लब कर दिया उसने, और तुम्हारे टैक्सेस करें डायरेक्ट टैक्सेस को भी क्लब कर दिया। ऐसा हो सकता है कि वैट का पेबल कितना आ रहा है और तुम्हारा इनकम टैक्स पेबल कितना है, ये तुमने क्लब करके दिखा दिया टैक्सेस पेबल में। बट ऐसा ना हो कि तुमने टैक्स और कुछ अदर इंफॉर्मेशन है, लाइक एग्जांपल तुम्हारा दूसरा कोई टैक्स है, पेनाल्टी हो गई कोई, तो उसको तुमको क्लब नहीं करना है, राइट। तो ये तुमको यहाँ पे डिटरमाइन करना है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए कि कैसे वो एसयूएफएस बना रहा है, एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन है। समरी का मतलब ही क्या हुआ, ये एग्रीगेटेड इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्लोजर लिमिटेड होंगे एज कंपेयर टू ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और देयरफॉर इसलिए मैंने तुमको क्या बताया, रिस्क यहाँ पे ज्यादा रहेगी, रिस्क यहाँ पे ज्यादा रहेगी। तो मेरे साथ बोलना क्या, कि इंफॉर्मेशन एग्रीगेटेड है, डिस्क्लोजर लिमिटेड है, और इसलिए रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, that they may not contain the information which is necessary to नॉट टू मिसलीड इन दी एप्लीकेबल सर्कमस्टेंसेज, कि सामने वाले कुछ मिसलीड ना हो जाए, ऐसा रिस्क ज्यादा है, ऐसा रिस्क ज्यादा है, क्योंकि ये समराइज नेचर में है, क्योंकि डिस्क्लोजर लिमिटेड है, क्योंकि एग्रीगेशन हो रहा है यहाँ पे, एंड देयरफॉर रिस्क इज मोर। क्लियर है। इसीलिए एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दी अप्लाइड क्राइटेरिया, ऑडिटर को देखना पड़ेगा कि ये अप्लाइड क्राइटेरिया मेरे लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, और इसके लिए इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड ने 4 पॉइंट दिया है कि तुम किस बेसिस में, क्या फैक्टर्स तुमको हेल्प करेंगे इन डिटरमाइनिंग वेदर
the AC whether the applied criteria is acceptable to you or not. Acceptability of the applied criteria तुम कैसे डिटरमाइन करोगे, what factors will help you to determine the acceptability of the applied criteria. तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ द एंटिटी के बारे में तुमको समझना पड़ेगा. सर हमको तो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है. समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उठा के यहाँ पे डाल दो समराइज नेचर में. तो एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंड करने की क्या जरूरत है. एंटिटी के बारे में ऑब्वियसली तुमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तुम समझोगे कि एंटिटी किस ऑपरेशन को डील कर रही है, राइट, किस ऑपरेशंस में है, क्या बिजनेस है उसका, क्या कर रही है एंटिटी, बेसिकली इन बिजनेस क्या कर रही है, उसी बेसिस में तुम उसको एग्रीगेट करोगे. उसी बेसिस में तुम देखोगे कि क्राइटेरिया जो है, अप्लाइड क्राइटेरिया जो तुम्हारा फ्रेमवर्क है, उसने किस प्रकार से एग्रीगेशन किया हुआ है, इंफॉर्मेशन कितनी डिस्क्लोज की है. एंड दैट इज वाई यू नीड टू असेस व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ द एंटिटी. सेकंड इज पर्पस क्या है. समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बना रहे हैं, पर्पस क्या है. पर्पस सामने वाला जो इंटेंडेड यूजर है उसकी इंफॉर्मेशन नीड क्या है, इंफॉर्मेशन नीड क्या है, राइट. And accordingly lastly ki whether the applied criteria will result in the SUFS that are not misleading in the circumstances. तुमको लास्ट में ये चीज देख लेना है. सब तुमने देख लिया, पर्पस देख लिया, इंफॉर्मेशन नीड देख ली सामने वाले की, तुमने एंटिटी के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया. लास्ट में ये देख लेना कि भैया ये जो क्राइटेरिया जो मेरे को एक्सेप्टेबल लग रहा है वो क्राइटेरिया कहीं से भी मिसलीड ना करे सामने वाले यूजर को. समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट मिसलीड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. तो ये 4 पॉइंट है, तुमको याद करना है. ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन भी है, तुम्हारा आईसीआई का क्वेश्चन है, एज इट इज 4 नंबर के लिए आ सकता है. क्वेश्चन देखो मैंने बाजू में दिया हुआ है क्या, कि लिस्ट आउट फ्यू फैक्टर्स affecting the auditor's determination of the acceptability of the applicable criteria before accepting the SUFS की ऑडिट करना है तुमको SUFS का. उसके पहले तुम कुछ फैक्टर्स कंसिडर करोगे while determining कि whether the framework is acceptable to you or not. और इसके लिए मैं तुमको बताता हूँ कैसे. 4 पॉइंट तो तुमको याद रख सकते हो तो रख लो, वरना तुम मुझे बताओ कि जब तुम शादी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, जब शादी करने के लिए जाओगे तो शादी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया, ठीक है, क्या क्या क्राइटेरिया देखोगे, राइट. तो मैं तुम देखोगे कि नेचर कैसा है सामने वाले का, तुम्हारे पार्टनर का नेचर कैसा है, तुम्हारा नेचर क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है ये तो पूछोगे. तुमने क्या जिंदगी में क्या करने, क्या है तुमने ठाना क्या है करने का, शादी के बाद क्या करना है, शादी के पहले क्या क्या कर चुके हो, पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस क्या है, नेचर क्या है सामने वाले का, पर्पस क्या है लाइफ का, और तुमको कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितने पढ़े लिखे हो, कितना नॉलेजेबल हो, राइट, कितनी इन्फॉर्मेशन, कहाँ क्या नीड क्या है तुम्हारी, इन्फॉर्मेशन नीड्स. तो इस तरीके से कुछ याद रख सकते हो. चारों वर्ड को लिंक करना है. कौन से 4 वर्ड, नेचर, पर्पस, इंफॉर्मेशन. नेचर, पर्पस, इंफॉर्मेशन एंड दी क्राइटेरिया. ऑब्वियसली क्राइटेरिया शुड नॉट बी मिसलीडिंग अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. तो मिसलीडिंग को भी मार्क कर लो, उसको ही डाल दो कि ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन तुम शादी में मत देना जिसके कारण सामने वाला क्या हो जाए, मिसलीड हो जाए. धोखा नहीं, धोखा नहीं, दैट इज तुम अभी बोल दिए कुछ भी, ठीक है, धोखे टाइप की बात. बट 4-5 वर्ड को लिंक करना है तुमको यहाँ पे, सो डेट यू डोंट फॉरगेट द 4 पॉइंट्स. क्या बोला मैंने, अगेन वापस से क्विकली बोलूँ तो शादी के लिए क्राइटेरिया क्या है, तुम्हारी क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे तुम कैसे पसंद करोगे अपने पार्टनर को, देखोगे क्या नेचर है उसका, कैसा नेचर है, लाइफ का पर्पस, पर्पस क्या है, सामने को कितनी इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है, वो क्या इन्फॉर्मेशन नीड क्या हमारी, और हम मिसलीड ना हो जाए, राइट. तो क्राइटेरिया शुड नॉट मिसलीड द अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज द इंटेंडेड यूजर. और इन्फॉर्मेशन नीड क्या है इंटेंडेड यूजर की, पर्पस क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और नेचर क्या है एंटिटी का. ये 4 बातें तुमको देखनी है, इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लेना. ऐसे 810. देखो 4 नंबर के लिए अगर क्वेश्चन आना है 4 से 5 नंबर के लिए, तो आई एक्सपेक्ट कि 810 से आ सकता है. 805 बहुत छोटे स्टैंडर्ड है थोड़े, और उसमें लिमिटेड स्कोप है पूछने के लिए. 810 में अपन देखेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन जहां से पूछ सकता है तुमको 4 नंबर के लिए, नहीं तो एमसीक्यू भी आ ही सकता है. अब आ जाओ क्राइटेरिया, जो है तुम्हारा क्राइटेरिया, जो तुम्हारा फ्रेमवर्क होता है, जैसे कि तो फ्रेमवर्क अपन ने 800 में देखा था, स्पेशल पर्पस जो फ्रेमवर्क था. तो तुम मुझे बताओ जो तुम्हारा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में अपन ने 3 भाग में उसको डिवाइड किया था. या तो फ्रेमवर्क कोई ऐसी बॉडी बनाएगी जो कि स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी हो, राइट, जो कि रिकॉग्नाइज्ड बॉडी हो, जो कि ऑथराइज्ड बॉडी हो, जो ऑलरेडी ये सब करती है. एग्जांपल आईसीआई, एग्जांपल एआईसीपीए, एग्जांपल आईएएसबी, राइट. तो ये जो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द क्राइटेरिया है, इस केस में तुमको ये देखना पड़ेगा अगेन कि क्राइटेरिया किसने बनाया है. ये एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द क्राइटेरिया में तुम देखोगे कि क्राइटेरिया क्या ऑलरेडी किसी एक्सेप्टेबल ऑथराइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ने बनाया है. एग्जांपल आईसीएआई,
अगर क्या उसी ने बनाया तो मैंने क्या बोला था उस समय भी कि इसको डीम्ड एक्सेप्टेबल मान लोगे, इसको एक्सेप्टेबल मान लोगे। सिमिलरली क्या लॉ और रेगुलेशन में क्राइटेरिया दिया हुआ है क्या? क्या लॉ और रेगुलेशन में कोई क्राइटेरिया दिया हुआ है क्या? अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज या तो लॉ और रेगुलेशन में दिया हुआ है या फिर तुम्हारा किसी स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ने क्राइटेरिया तुमको दिया हुआ है, तो ये दोनों केसेस में तुम इस क्राइटेरिया को एक्सेप्टेबल मानोगे, एक्सेप्टेबल मानोगे, डीम्ड एक्सेप्टेबल। वेयर स्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसयूएफएस डू नॉट एग्जिस्ट, अगर क्राइटेरिया नहीं है, मतलब ना तो तुम्हारे स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी दैट इज आईसीआई एआईसीपीआई ने भी नहीं दिया क्राइटेरिया, ना ही तुम्हारे लॉ और रेगुलेशन ने दिया, तो उस केस में मैनेजमेंट अपने हिसाब से क्राइटेरिया स्टेब्लिश करेगा और उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेगा, राइट। सो वही तीन बातें अगेन सेम, या तो लॉ रेगुलेशन, या तो तुम्हारा स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी तुम्हारा एक्सेप्टेबिलिटी फ्रेमवर्क बता रही है, क्राइटेरिया बता रही है, और या तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या मैनेजमेंट जैसे तुम्हारे आपस में कम्युनिकेशन हुआ है उस केसेस में मैनेजमेंट, यहाँ पे तो मैनेजमेंट ही डिटरमाइन करेगी कि उसको कितना इन्फॉर्मेशन एग्रीगेट करना है, कितना डिस्क्लोजर करना है, कैसे समरी करना है, समराइज वे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट आता है, इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द अप्लाइड क्राइटेरिया आर अनएक्सेप्टेबल, मतलब तुमने क्राइटेरिया इवेल्युएट किया कि क्या भैया स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी ने बनाया था, नहीं, क्या लॉ और रेगुलेशन ने दिया है ये, नहीं, तो मैनेजमेंट ने खुद ने डेवलप किया ये, और तुम देख रहे हो कि नहीं 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 नहीं, ये कुछ भी कुछ बता दिया, इसमें इतना ज्यादा कंसाइज कर दिया, ये तो मेरे को एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अगर तुमको क्राइटेरिया ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो उस केस में एक्सेप्ट ही मत करो एंगेजमेंट को। अगर क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं है तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट मत करो। एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट के अंदर पढ़ रहे अपन, याद रखना कि तुम एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के पहले क्या क्या देखोगे। सबसे पहले मैंने बोला डिटरमाइन करूंगा मेरा अप्लाइड क्राइटेरिया फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं मेरे को, और मैंने सबसे पहले बोला कि फ्रेमवर्क फिर कैसे हो सकता है, या तो लॉ रेगुलेशन बोलेगी या तो स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी बताएगी, नहीं तो मैनेजमेंट खुद डेवलप करेगा। और उस केस में अगर मैनेजमेंट डेवलप कर रहे हो और तुमको एक्सेप्टेबल नहीं है तो यू कैन सिंपली रेजिस्ट फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट। कौन से एंगेजमेंट की बात करूं मैं, एसयूएफएस को ऑडिट करने की, ऑब्वियसली, अनलेस लॉ रेगुलेशन तुमको मना करती है, लॉ रेगुलेशन प्रोहिबिट करती है फ्रॉम डिनायल ऑफ दिस एक्सेप्टेंस, तुमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा उस केस में। और जब अब कि तुम लॉ रेगुलेशन के तहत कर रहे हो, तुमको एक्सेप्टेबल नहीं है फ्रेमवर्क, तुमको याद होगा अगर तुमको फ्रेमवर्क अगर एक्सेप्टेबल नहीं होता है तो तुम वहां पे भी बोलते हो कि ये फ्रेमवर्क मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, स्टैंडर्ड्स के तहत हो सकता है मैंने ऑडिट ना की हो। सिमिलरली यहाँ पे तुम यहाँ पे भी क्या बोलोगे कि ये जो फ्रेमवर्क है, ये जो अप्लाइड क्राइटेरिया है, ये मेरे को एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन चूंकि लॉ रेगुलेशन ने मेरे को बोला है ऑडिट करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए इस समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, इसलिए मैं रिपोर्ट कर रहा हूं, बट आई एम नॉट रिपोर्टिंग बेसिस कंप्लायंस विद दिस स्टैंडर्ड। ठीक है, मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट का कंप्लायंस नहीं कर रहा हूँ, इस स्टैंडर्ड का कंप्लाई करे बिना मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, ये तुमको बताना है, क्योंकि ये फ्रेमवर्क ही एक्सेप्टेबल नहीं है ना ऑडिटर को। अगर ऑडिटर को फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल ही नहीं है एज पर स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड तुमको बोलेगा ही नहीं कि तुम फिर स्टैंडर्ड के हिसाब से करोगे, राइट। तो मैं साफ साफ बोल दूंगा कि मुझे एक्सेप्टेबल ही नहीं था पहली बात तो फ्रेमवर्क, और इसलिए मैंने रिपोर्टिंग तो की है क्योंकि मेरे को लॉ रेगुलेशन ने बोला है, बट indicate that engagement was conducted in accordance with this standard. Auditor shall include appropriate reference to this fact in terms of the engagement. Auditor shall also determine the effect that this may have on the engagement to audit the financial statement from which the summary financial statements are derived. Adequate disclosure of the summarized nature of some SUFS and the identity of the audited financial statement may for example be provided by a title. तुम टाइटल के रूप में दे सकते हो, ये तो बात हो ही गई। लेकिन मैं ये वाली लाइन बोल रहा था, बेसिकली ये वाली लाइन स्किप हो गई। एन एंगेजमेंट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ सच लॉ और रेगुलेशन, चूंकि लॉ और रेगुलेशन ने बोला मेरे को, लेकिन मेरे को एक क्राइटेरिया एक्सेप्टेबल नहीं थी, इसलिए मैं क्या बोलूंगा, डज नॉट कंप्लाई विथ दिस स्टैंडर्ड, डज नॉट कंप्लाई विथ दिस ऐसे। अकॉर्डिंगली auditor report on summary financial statement shall not indicate that the engagement was conducted in accordance with this ऐसे। तुम साफ साफ बोल दोगे कि हमने इस स्टैंडर्ड के तहत ऑडिट नहीं की है। क्लियर है क्या यहाँ तक? सिंपल है, बहुत सिंपल स्टैंडर्ड है, तीनों के तीनों स्टैंडर्ड अगर तुम देखोगे तो 800 805 810 पूरा प्लेन सिंपल है। तुमको कॉन्सेप्चुअली पता रहना चाहिए और बाकी चीजें लॉजिकली तुमको आउटफ्लो आउटपुट आते जाएगा, ऑटोमेटिकली लॉजिकली तुम सोचते जाओगे। अब यहाँ टाइटल बोल रहे कि तुम भैया टाइटल दोगे, कैसे दोगे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टाइटल? एग्जांपल इन्होंने दिया कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ऑब्वियसली जैसे तुम देते हो, या फिर अगर बैलेंस शीट होगी तो क्या बोलोगे, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑडिटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024, राइट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह समरी बैलेंस शीट बोलोगे, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑडिटेड बैलेंस शीट फॉर एज एट 31 मार्च, या फिर समरी प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर्ड फॉर द ऑडिटेड, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। अब सेकेंड पॉइंट में आ जाओ, दैट इज व्हाट यू आर ऑब्टेनिंग
ऑफ द एग्रीमेंट विद द मैनेजमेंट। तुमको मैनेजमेंट से हाँ हाँ हामी ले लेनी है, मैनेजमेंट से हामी ले लेनी है। हामी किस बारे में? कि भैया मैनेजमेंट एग्री कर रही है कि वो अंडरस्टैंड करती है और वो एक्नॉलेज करती है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तुमको बताओ फटाफट से, मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने पढ़ चुका है अभी तक इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बोलो भाई। सबसे पहला बेसिक। हाँ, हाँ, वो मतलब नॉर्मल प्रिपरेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है सर, प्रिपरेशन की मैनेजमेंट के ऊपर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर है। अब ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी रहेगा, ये वाला पॉइंट सेम यहाँ पे भी रहेगा, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की। बट चूंकि अब ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसीलिए सामने वाले के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। सामने वाला समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहा है तो उसको कुछ और एडिशनल बातें भी हमको बताना पड़ेगा। मैनेजमेंट एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट की वो एक्नॉलेज कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो बताएगा कि प्रिपरेशन तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, प्लस हमारी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सामने वाला जो यूजर है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, सामने वाला जो यूजर है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसको अवेलेबल करवाना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको अवेलेबल करवाना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी, विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी। और ये अनड्यू डिफिकल्टी होगी या नहीं होगी ये कैसे डिटरमाइन करेगा ये भी अपन देखेंगे यहाँ पे। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल करवाना भी तुम्हारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी? मैनेजमेंट की। और अब तुम विदाउट अनड्यू डिफिकल्टी कैसे अवेलेबल करवाओगे ये तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। सो देखोगे यहाँ पे क्या कि भैया समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसको जो सामने वाला इंटेंडेड यूजर है, जो तुम्हारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन यूजर है, उसको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अवेलेबल करवाना ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनलेस लॉ और रेगुलेशन रिक्वायर नहीं करते। तो लॉ और रेगुलेशन रिक्वायर नहीं करते तो तुम स्टिपुलेट कर सकते हो, बट अनलेस अंटिल लॉ और रेगुलेशन रिस्ट्रिक्ट, तुमको अवेलेबल करवानी है पूरी की पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किसको? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर को। अब देखोगे तो यहाँ पे कि भैया तुम विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी कैसे अवेलेबल करवाओगे, कैसे अवेलेबल करवाओगे, इसके लिए ऑडिटर क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करेगा? हाँ जीत। मैं एक बार के लिए पीछे लास्ट पॉइंट में फोकस करना चाह रहा हूँ। उसमें लिखा है, इफ द लॉ एंड रेगुलेशन प्रोवाइड दैट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट टू बी अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर of the summary financial statement and establish the criteria for the preparation of the summary financial statement to describe the law and regulation in the summary financial statement। इसमें यस ये तो बोलना चाह रहा है कि अगर आप जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिया था ना इनकम टैक्स का, इनकम टैक्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है तुम्हारे, इनकम टैक्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट जारी है, ऑल्दो वो भी डिटेल्ड है, बट एज सच अपन क्या करते हैं, उसमें ही उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया है। तो अगर तुमको लॉ और रेगुलेशन ही प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उस केस में लॉ और रेगुलेशन अगर मना भी कर रहा होगा कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल करवाने की जरूरत नहीं है, तो फिर यहाँ पे तुम ये सारी डिटेल बता सकते हो कि लॉ और रेगुलेशन ने ही हमको प्रोवाइड किया है क्या, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको अवेलेबल नहीं करवाना है। और ये चीज तुम बता के फिर उस केस का ये एक्सेप्शन हो गया बस। ये लाइन ऐसी ही है, एज सच ये स्टैंडर्ड में भी ऐसा ही है, मैंने चेक किया था। बट जितना ये लग रहा है उसका मीनिंग यही आएगा क्या, और इफ लॉ रेगुलेशन प्रोवाइड्स दैट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट बी मेड अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर, तो उस केस में तुमको ये सब चीजें बता देनी है क्या, कि भैया लॉ रेगुलेशन ने हमको क्राइटेरिया बताया है कैसे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है, हम तुमको रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दे रहे हैं। लॉ एंड रेगुलेशन हमको यानी बोल नहीं रहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुमको जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो भी अवेलेबल करवाने के लिए, सो इसलिए हम उसको अवेलेबल नहीं करवा रहे, बाकी हर केस में तुम अवेलेबल करवाओगे। ठीक है, ये लैंग्वेज तुम देख सकते हो, वहां पे भी सेम लैंग्वेज है। ऐसा तुमको हो सकता है लगे कुछ उटपटांग सा, लेकिन यही है। मैंने चेक किया, तुम एसएम में भी देखोगे तो यही दिया हुआ है। अभी आ जाओ, मेन पॉइंट तो ये है, तुमका तुम्हारी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुमने देख ली क्या, कि प्रिपरेशन और अवेलेबल करवाना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन मैं अवेलेबल करवाते टाइम इवेल्युएशन करेगा कुछ ऑडिटर, ऑडिटर्स इवेल्युएशन की वेदर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। ये कैसे तुम देखोगे, कैसे तुम कंसिडर करोगे क्या क्या फैक्टर्स, सच दैट
ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मेड अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स, आर मेड अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स। तो सबसे पहले तो तुमको बताना है कि भैया किससे मिलने वाली है मेरे को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही बता देना, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही तुम बता दो क्या कि तुमको किससे फाइनेंशियल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किससे और कैसे मिलने वाली, फ्रॉम हुम और वेयर, फ्रॉम हुम और वेयर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल। क्या पब्लिक रिकॉर्ड में अपलोड कर दी गई है क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या जो मेन तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या वो पब्लिक रिकॉर्ड में एप्लीकेबल है, अपलोडेड है ऑलरेडी, तो बढ़िया बात है और अच्छी बात है। एंड अगर नहीं तो क्या मैनेजमेंट ने कुछ प्रोसेस इस्टेब्लिश करके रखी है ना, बाय विच इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द SUFS कैन ऑब्टेन द रेडी एक्सेस टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दैट इज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमको ऑटोमेटिकली रेडीली मिल जाए, ये क्या मैनेजमेंट ने कोई प्रोसेस की है क्या? अगर तुमको मैनेजमेंट नहीं बता रही किससे मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है, या पब्लिक में भी अपलोडेड नहीं है, तो मैनेजमेंट क्या प्रॉपर एक प्रोसेस बताइए कि तुमको अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी चाहिए साथ में तो तुमको कैसे मिल जाएगी विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। ये 2-3 पॉइंट तुमको देखने पड़ेंगे व्हेन यू आर कंसिडरिंग व्हाट, कंसिडरिंग दैट द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द यूजर्स ऑफ द SUFS। ठीक है, SUFS के यूजर्स को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल हो जाए विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी। एंड तुम्हारे ये 2 पॉइंट थे, उसके बाद ही तुम्हारा थर्ड पॉइंट है जो इसके बाद है कि पहले मैंने बोला कि प्रिपरेशन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेलेबल करवाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड लास्टली व्हाट कि तुमको इंक्लूड करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा SUFS मैनेजमेंट अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में SUFS को यूज कर रहा है, अगर मैनेजमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट में अपना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अपलोड कर रहा है या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज कर रहा है अगर, तो उस केस में मैनेजमेंट को जो ऑडिटर ने रिपोर्ट की है ना SUFS के ऊपर, ऑडिटर ने जो SUFS के ऊपर रिपोर्टिंग की है, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन SUFS, वो भी साथ में देनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात क्या कि मैनेजमेंट अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में SUFS डाल रही है तो साथ ही साथ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन SUFS भी जाएगी। ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो सकता है MCQ बन जाए इससे कि मैनेजमेंट ने SUFS डाला है, ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं डाला है, दोनों के बीच में डिबेट कुछ डाल देगा और तुमको 4 ऑप्शन दे देगा, मैनेजमेंट इज करेक्ट, ऑडिटर इज करेक्ट, और मैनेजमेंट चाहे तो डाल सकती, नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकती है, इसलिए कुछ कुछ ऐसा ऑप्शन बना के दे सकता है। तुमको एंश्योर करना है मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर रही है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इंक्लूजन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एनी डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन्ड है, देयरफॉर इन दैट केस ऑडिटर रिपोर्ट भी उसमें साथ साथ जानी चाहिए। ठीक है, तो 3 पॉइंट तुमको याद रखने हैं। और जो दूसरा पॉइंट है उसके अंदर और 3 पॉइंट है, क्या कि भैया तुम विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी में क्या क्या फैक्टर्स कंसीडर करोगे, भैया कैसे मिलेगा, फ्रॉम वेयर एंड फ्रॉम हुम टू गेट दिस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, क्या पब्लिक रिकॉर्ड में ऑलरेडी है क्या, एंड थर्ड, मैनेजमेंट ने एस्टेब्लिश किया क्या कोई प्रोसेस थ्रू विच इंटेंडेड यूजर्स विल ऑब्टेन व्हाट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड तीसरा, इसके बारे में अपन ओपिनियन के ऊपर एग्री करवाने मैनेजमेंट से इन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन। फॉर्म कैसा होगा तुम्हारा, कंटेंट कैसी होगी, ऑडिट रिपोर्ट कैसे जाएगी, एक्सप्रेशन कैसे, ओपिनियन क्या दूंगा मैं, क्वालिफाइड कब दूंगा, अनमॉडिफाइड कब दूंगा, एडवर्स कब दूंगा, ये सब अपन डिस्कशन करेंगे नीचे भी। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना है इसको, हो सकता है 5 नंबर के लिए तुमको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए तुम्हारे पेपर में। नेचर ऑफ प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर, ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ताकि वो इस SUFS के ऊपर ओपिनियन दे पाए। ऑडिट प्रोसीजर अपन क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि अपन एविडेंस ऑब्टेन करें और उस एविडेंस के बेसिस में अपन कुछ कंक्लूजन डिराइव करें और वो कंक्लूजन को अपन रिपोर्ट करे, ओपिनियन दे अपना, राइट, कि क्वालिफाइड है, अनमॉडिफाइड है, एडवर्स है, कैसा है। तो क्या नेचर ऑफ प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर ऑडिटर परफॉर्म करेगा, क्या प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर इन द केस ऑफ SUFS सो दैट ही कैन गिव और एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन SUFS। सबसे पहले एडिक्वेटली डिस्क्लोजर तुम्हारे को इंश्योर करना है कि SUFS में भले ही लिमिटेड डिस्क्लोजर होगा, तुमको अभी मैंने बताया क्या कि मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, डिटेल्ड डिस्क्लोजर समरी में नहीं होने वाले, लिमिटेड डिस्क्लोजर होने वाले, राइट। एंड इसलिए सबसे पहला हो गया कि इवैल्यूएट वेदर द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन देयर समराइज्ड नेचर, और आइडेंटिफाई करो कि ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है साथ में इसके अलावा। ठीक है, ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये समराइज नेचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसका नेचर बताओ, उसका डिस्क्लोजर करो कि भैया ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में भी बता दो। सबसे पहले तुमको गुमराह नहीं करना है, इसका इंश्योर करना है अपन यहाँ पे पहले पॉइंट में।
सबसे पहला पॉइंट इंश्योर करो डिस्क्लोजर हो रहा है। क्या डिस्क्लोजर? कि भैया ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, उसकी आइडेंटिटी अलग से बताओ, और ये समराइज्ड नेचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, नेचर बताओ समराइज्ड नेचर के है ये, ताकि सामने कोई मिसलीडिंग ना हो पाए। सेकेंड पॉइंट, तुम लास्ट पॉइंट में आओ, सबसे लास्ट पॉइंट में। ये वही वाला पॉइंट है जहां पे तुमको बोलते हैं क्या, कि इवेल्युएट क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द एसयूएफएस। एसयूएफएस के यूजर्स को तुमने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल करवाए हैं ना, विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, ऑब्वियसली विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, अनलेस तुमको लॉ रेगुलेशन प्रोवाइड करते हैं कि दे नीड नॉट बी मेड अवेलेबल, एंड स्टेब्लिश करते हैं कोई ऐसी क्राइटेरिया जिसके बेसिस में तुमको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना है, तो उस केस में तुम वैसी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको बना के दे दोगे, बता दोगे कि लॉ रेगुलेशन ने मेरे को ऐसा ऐसा करके बनाने बोला था, और इसलिए तुमको लॉ रेगुलेशन की समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी है, लेकिन इसके साथ तुम अकम्पनी नहीं कर रहे हो क्या, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाउएवर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव टू बी मेड अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस लॉ एंड रेगुलेशन डू नॉट रिक्वायर यू टू डू सो। या तुमको लॉ रेगुलेशन बोल रहा है कि दे नीड नॉट बी मेड अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स, लेकिन लॉ रेगुलेशन बोलना चाहिए, तो वो एक्सेप्शनल पॉइंट को हटा दो। अपना नॉर्मल पॉइंट क्या है, सबसे पहले इस इंटेंडेड समराइज नेचर बताओ, और आइडेंटिफाई करो किसको, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। आइडेंटिफाई करने के बाद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अवेलेबल भी तो करवाओ। अवेलेबल करवाओ किसको, जो यूजर्स है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के। उसके बाद आ जाओ बी पॉइंट में, विच इज व्हाट, अगर तुम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साथ साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हो, दैट इज अभी अपने जो सेकंड पॉइंट पढ़ा क्या, कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकम्पनीड शुड बी अकम्पनीड विद समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी मेड अवेलेबल टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ एसयूएफएस। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, सो इवेल्युएट क्या क्लियरली ये तुम बता रहे हो ना कि तुम किससे ले सकते हो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या लॉ रेगुलेशन स्पेसिफाई करता है क्या कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अवेलेबल नहीं करवाना है क्या? तो तुमको बताना पड़ेगा कि हम क्यों अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं कुल मिला के, अगर मैं बोलूँ। सेकंड पॉइंट है तुमको अवेलेबल करवाना है। थर्ड पॉइंट है, तुम अगर अवेलेबल नहीं करवाए हो, अगर कंपनी नहीं हो रही है, जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके साथ साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर नहीं है, तो तुमको डिस्क्राइब करना है क्लियरली कि भैया किससे और ले सकते हो तुम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किससे ले सकते हो, एंड लॉ एंड रेगुलेशन ने मना किया है क्या तुमको, इसलिए हम नहीं प्रोवाइड कर रहे। इसके बाद आ जाओ, दो पॉइंट सिमिलर है, अप्लाइड क्राइटेरिया, मार्क करना अप्लाइड क्राइटेरिया को। अप्लाइड क्राइटेरिया और ई वाला पॉइंट भी अप्लाइड क्राइटेरिया। अप्लाइड क्राइटेरिया के बेसिस में तुमको डिस्क्लोजर करना है, दैट इज तुम्हारा जैसा फ्रेमवर्क है ना, जैसे फ्रेमवर्क में तुमको जैसे जैसे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, तुमको इवेल्युएट करना है कि मेरे जो एसयूएफएस है वो वैसे ही डिस्क्लोजर किया है ना उन्होंने सबने। एसयूएफएस शुड एडिक्वेटली डिस्क्लोज एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया, एंड एसयूएफएस शुड बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया। तो डिस्क्लोजर भी एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया होना चाहिए, एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दैट शुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया। तो अप्लाइड क्राइटेरिया से दो पॉइंट हो गए तुम्हारे। अब ऑब्वियसली कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते तो तुम उसको कंपेयर करते हो, राइट, लास्ट ईयर से कंपेरेटिव फिगर से या कोई और से। जो फाइनेंशियल अपन करते ही क्यों है, ताकि अपन किसी से कंपेयर कर पाए, हमारा कुछ बजट होगा, हमारा कुछ और होगा। यहाँ पे सिंस दिस इज अ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड देयरफॉर एज एन ऑडिटर you should obviously, while performing your procedures, right, to give opinion on summary financial statement, you should definitely tally, cross tally एक बार कर लो, किससे, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो एसयूएफएस को कंपेयर करो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कंपेयर द एसयूएफएस विद द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि तुम डिटरमाइन कर पाओ क्या एसयूएफएस एग्री कर रहे हैं ना, रिकैलकुलेटेड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी की सारी एग्रीगेट होके भी टोटल से टैली हो रही है ना, या इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन से मैच हो रहा है ना, ये सब तुम एक बार देख लोगे। कंपेयर करोगे एसयूएफएस को विद द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि तुम डिटरमाइन कर पाओ कि ये दोनों एग्री कर रहे हैं, टोटल टैली हो रहा है, या जैसी भी फिगर्स उनकी मैच हो रही है। कंपेयर कंपेयर करना। एंड लास्टली मैंने तुमको एक पॉइंट बताया था कि ये एग्रीगेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा, राइट, एग्रीगेटेड विथ सम लिमिटेड इंफॉर्मेशन, लिमिटेड डिस्क्लोजर होगा। इसीलिए तुमको इवेल्युएट करना है कि भैया ऑल दो लिमिटेड है, भले ही कम है, इंफॉर्मेशन कम है, डिस्क्लोजर कम है, लेकिन क्या वो एडिक्वेट है ना, ठीक है, एडिक्वेट सी देखना पड़ेगा तुमको। एंड लेवल ऑफ एग्रीगेशन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैंने तुमको एग्जांपल दिया, राइट, कि टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हो सकता है तुमने एक साथ डाल दिया, लेकिन पेनाल्टी वगैरह को अलग डालो, ठीक है, टैक्सेस के साथ मिक्स मत करो उसको। तो ये तुम्हारे कुछ पॉइंट हो गए, एक बार इसको क्विकली रिकैप करते अपन, ताकि ये याद रहे अपने को। इसको हो सकता है तुम भूल जाओगे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना।
ये अपन को याद करने हैं सारे के सारे पॉइंट। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि भैया सबसे पहले डिस्क्लोज करो कि ये समराइज नेचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आइडेंटिटी बताओ किसकी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। मतलब लोगों को गुमराह मत करो, क्विकली पहले से बता दो क्या ये समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आइडेंटिफाई करो क्या नेचर ऑफ दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड पॉइंट मैंने बोला कि तुमको अकंपनी करवाना है क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यू हैव टू मेक अवेलेबल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुमको दो चीजें बतानी है कि किससे मिल पाएगा तुमको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर हमारे साथ नहीं दे रहे हैं हम तो। और या फिर तुम बोल सकते हो कि लॉ रेगुलेशन ने मना किया है, लॉ रेगुलेशन डिड नॉट रिक्वायर अस टू गिव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट along with summary financial statement because law and regulation ने कुछ क्राइटेरिया एस्टेब्लिश कर दिया है बेसिस विच वी हैव प्रिपेयर्ड आवर SUFS। ये 3 पॉइंट हुए। चौथा और पांचवा पॉइंट मैंने बोला अप्लाइड क्राइटेरिया। अप्लाइड क्राइटेरिया, अप्लाइड क्राइटेरिया के बेसिस में डिस्क्लोजर होना चाहिए। अप्लाइड क्राइटेरिया के बेसिस में प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए। एंड लास्टली लिमिटेड इन्फॉर्मेशन एंड एग्रीगेटेड डेटा। एग्रीगेशन जो है तुम्हारा वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होनी चाहिए। डेटा जो एग्रीगेशन है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए और इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट होनी चाहिए। क्लियर है? एक बार वापस से खुद के लेवल पे भी एक बार रिकॉल करो, तब जाके थोड़ा बैठेगा। सिंपल है, लेट्स ट्राई टू जस्ट रिकैप। यहाँ बाजू में ही एक बार लिख लेते तो थोड़ा याद रहेगा। एक काम करेंगे अपन, ये स्टैंडर्ड को कंप्लीट करने के बाद इसका एक समरी भी टाइप से बना लेंगे, ताकि क्या होगा इससे तुमको भी आइडिया होगा कि अपन समराइज कैसे कर सकते हैं किसी स्टैंडर्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे तुम डाल सकते हो सबसे पहले क्या, एडिक्वेट डिस्क्लोजर with respect to what, summarized nature of the SUFS एंड तुम्हारा क्या, आइडेंटिटी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देन तुम्हारा सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दैट शुड बी मेड अवेलेबल टू इंटेंडेड यूजर्स ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड, इफ नॉट देन तुमको दो बातें इंश्योर करनी है क्या, कि फ्रॉम हुम एंड वेयर कैन दैट बी मेड अवेलेबल। एंड सेकेंडली क्या था कि लॉ एंड रेगुलेशन डू नॉट रिक्वायर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी मेड अवेलेबल। फिर मैंने बोला अप्लाइड क्राइटेरिया। अप्लाइड क्राइटेरिया से दो पॉइंट, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट जो है तुम्हारा वो अप्लाइड क्राइटेरिया के बेसिस पे याद रख सकते हो। एक तो हो गया क्या कि डिस्क्लोजर एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया, प्रिपरेशन ऑफ SUFS एज पर अप्लाइड क्राइटेरिया, एंड लास्टली तुम्हारा जो है वो क्या कि इंफॉर्मेशन मेरी क्या होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए। एंड जो डिस्क्लोजर है, सॉरी, जो एग्रीगेशन है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्लियर है? तो इंश्योर करो कुछ कि तुम भी इसी प्रकार से समराइज करते जा रहे हो। ठीक है, बाजू में करो या अलग से नोटबुक में अगर कर रहे हो तो, बट ये सारे जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स है उसको समराइज करो ताकि तुमको बहुत कम टाइम लगेगा बाद में रिवाइज करने के टाइम पे। अब आ जाओ फॉर्म ऑफ ओपिनियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्म ऑफ ओपिनियन इंपॉर्टेंट, मार्क करो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ ओपिनियन में जब ऑडिटर ने कंक्लूड कर दिया है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना है उसको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में,
दैट इज व्हाट, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है मेरे, वो बराबर बने हैं अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से बने हैं। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सारी इंफॉर्मेशन एडिक्वेटली डिस्क्लोजर की गई है जो कि मेरे मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थी। एंड देयरफॉर आई कंक्लूडेड व्हाट, कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहा हूँ। मेरा ओपिनियन क्या जा रहा है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन जा रहा है। इसीलिए ऑडिटर्स ओपिनियन में शैल यूज वन और ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस। तुम नॉर्मली बताओ अनमॉडिफाइड ओपिनियन जो तुम्हारा होता था, अनमॉडिफाइड ओपिनियन तुम नॉर्मली क्या प्रोवाइड करते थे, क्या ड्राफ्ट करते थे ओपिनियन पैरा में, बोलो। अनमॉडिफाइड ओपिनियन रहता था तो तुम क्या डालते थे, यही डालते थे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ। या अगर कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो तुम फेयर प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं बोलते थे, ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं बोलते थे, बस क्या बोलते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएफ, ये तुम कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो ऐसा बोलते थे। और अगर ट्रू एंड फेयर व्यू तुम्हारा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो तुम बोलते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड and presents fairly in all material respects in accordance with applicable FRF, या financial statements give true and fair view in all material respects it is prepared in accordance with applicable FRF। तो FRF के बदले यहाँ पे पर क्या आ जाएगा, ऑडिट, सॉरी अप्लाइड क्राइटेरिया। यहाँ पे एफआरएफ के बदले क्या बोलेंगे अपन, कि अप्लाइड क्राइटेरिया के बेसिस में मेरे जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बने हैं। एंड देयरफॉर इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इट इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया एंड इट इज इन कंसेंट कंसिस्टेंट विथ व्हाट, इट इज कंसिस्टेंट विथ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो एसयूएफएस है वो किससे डिराइव हुए हैं, वो डिराइव हुए हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो तुमने अपने ओपिनियन पैरा में ये जो पहला है यहाँ पे क्या लिख दो, फेयर प्रेजेंटेशन के केस में, फेयर प्रेजेंटेशन के केस में मैं बोलूंगा कि आर कंसिस्टेंट, सॉरी ये हो गया तुम्हारा फेयर प्रेजेंटेशन नहीं, ये हो गया तुम्हारा कंप्लायंस फ्रेमवर्क के केस में। कंप्लायंस फ्रेमवर्क के केस में तुम बोलोगे कि एसयूएफएस आ मेरा कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल एफआरएफ के बदले आ जाएगा अप्लाइड क्राइटेरिया। सिमिलरली फेयर प्रेजेंटेशन में क्या बोलोगे, फेयर प्रेजेंटेशन में बोलोगे कि दिस प्रोवाइड्स अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल क्राइटेरिया, अप्लाइड क्राइटेरिया, सॉरी अप्लाइड क्राइटेरिया के हिसाब से बनाया हमने। एंड फेयर समरी मिल रही है यहाँ पे हमको, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबकी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी प्रॉपर ट्रू एंड फेयर व्यू समरी मिल जा रही है हमको यहाँ पे। तो फेयर प्रेजेंटेशन में तुम ये रिपोर्ट कर लोगे और कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो ये रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन ये जो रिपोर्टिंग, ये जो लैंग्वेज है, ये जो ड्राफ्टिंग है, हो सकता है तुमको लॉ और रेगुलेशन कुछ और तरीके से ड्राफ्ट करने बोले। यही सेम अनमॉडिफाइड ओपिनियन को हो सकता है लॉ और रेगुलेशन तुमको बोले कि ये जो ओपिनियन पैरा तुम दे रहे हो ना समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, इसका डिफरेंट वर्ड्स यूज करो। डिफरेंट वर्डिंग्स में बी रिक्वायर्ड बाय द लॉ और रेगुलेशन, वर्डिंग प्रिस्क्राइब हो सकती है कि कुछ अलग हो। और उस केस में इसीलिए तुम जो नॉर्मल प्रोसीजर अप्लाई करते आ रहे थे वो तो करना ही है ऑब्वियसली, उसके अलावा कुछ एडिशनल प्रोसीजर, फर्दर प्रोसीजर भी तुमको अप्लाई करना पड़ेगा क्या, सो डैट ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद दोज न्यू वर्ड्स, जो न्यू वर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड है बाय लॉ एंड रेगुलेशन। तो कुछ चेंजेस है वर्ड्स में, उस वर्ड्स के हिसाब से हो सकता है तुमको ट्रू एंड फेयर व्यू ना बोलने के बदले थोड़ा और ज्यादा दृढ़ डिस्क्लोजर, या मैं बोल सकता हूँ क्या, थोड़ा और ज्यादा एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेवल पे जाके एश्योरेंस देने बोल रहे हैं अगर, तो लॉ और रेगुलेशन अगर वैसा करने बोल रहे हैं तो हो सकता है तुमको और कुछ फर्दर प्रोसीजर करनी पड़े, कुछ और फर्दर प्रोसीजर करनी पड़े, सो दैट यू आर एबल टू गिव और एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन दी एसयूएफएस। सिमिलरली तुमको ये भी साथ साथ इंश्योर करने की, सिंस लॉ ने तो हमको अलग वर्डिंग यूज करने बोली है, लेकिन सामने वाला जो इंटेंडेड यूजर है एसयूएफएस का, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, उसको कोई मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। इसीलिए इवेल्युएट करो कि सामने वाला गलत तो नहीं मान रहा है इसको। एंड देयरफॉर इफ रिक्वायर्ड वेदर एडिशनल एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है क्या मेरे ओपिनियन पैरा में रिगार्डिंग एसयूएफएस के ऊपर, एडिशनल एक्सप्लेनेशन दे के उसको समझाओ और ये पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग का जो रिस्क है उसको मिटिगेट करो। दैट इज पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग जो हो सकती थी वो नहीं होनी चाहिए। तुम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दो, एडिशनल एक्सप्लेनेशन डालो अपने रिपोर्ट में, एडिशनल पैरा डालो ओपिनियन पैरा में, बताओ कि ये रेगुलेशन हमको ये सारी वर्डिंग्स यूज करने बोल रहा है इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं, बट in essence this presents fairly in all material respects the summary financial statements are consistent with applicable applied criteria and with audited financial statements। तो दो पॉइंट हो गए अपने,
एक पॉइंट हो गया कि जब तुम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हो तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या डालोगे, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में क्या डालोगे। इसके बाद मैंने बोला कि लॉ और रेगुलेशन तुमको कुछ डिफरेंट वर्ड प्रिस्क्राइब करके रखा है, तुम ये यूज करो अगर बोल रहा है तो ऑडिटर उस केस में जो एडिशनल फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगेगी उसको देखना पड़ेगा उसको ऑडिटर को, सो दैट ही कैन एक्सप्रेस हिज ओपिनियन एज पर द लॉ और रेगुलेशन वर्डिंग्स। एंड सेकेंडली, अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जो ये ओपिनियन दे रहा है ना वो डिफरेंट वर्डिंग्स डिफरेंट कर दिया है, तो क्या सामने वाला मिसलीड हो सकता है क्या, और अगर हाँ ऐसा है, मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है, तो उस केस में एडिशनल एक्सप्लेनेशन देगा ऑडिटर, ताकि सामने वाला समझ पाए, मिटिगेट हो पाए ये रिस्क ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। लेकिन 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 फिर भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग अगर दूर नहीं होती है तो if the auditor concludes that additional explanation in the auditor's report on summary financial statement cannot mitigate the misunderstanding, तो उस केस में you should not accept the engagement itself। तुमको पहले ही पता चल गया अगर ये सब दिक्कतें आने वाली है, मेरे को लॉ रेगुलेशन डिफरेंट वर्डिंग प्रिस्क्राइब करेगा, मैं हर बार कोशिश करता हूँ और सामने वाले समझ नहीं पाते, फिर बाद में चल चल के डाउट्स अराइज होता है एजीएम में या जनरल मीटिंग में डिस्कशन होता है फिर, तो उस केस में पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग को मिटिगेट करना है या तो तुमको, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो उस केस में एक्सेप्ट नहीं करना है एंगेजमेंट को, अनलेस अगेन ऑब्वियसली रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन। और तुमको पता ही है अगर लॉ रेगुलेशन तुमको बोल रहे करने के लिए और तुमको एक्सेप्टेबल नहीं है वो चीज और तुमको एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था स्टिल, लेकिन लॉ रेगुलेशन के कारण अगर तुमको करना पड़ा तो तुम साफ साफ बोल देते हो कि हमने इस ऐसे के तहत ऑडिट नहीं किया, हमने वो सारे का पूरा कंप्लायंस नहीं किया है ये वाले स्टैंडर्ड का। तो वही वाली बात यहाँ पे भी आ गई। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल सिंपल सी बात है, बस तुमको टॉपिक वाइज पता होना चाहिए। फॉर्म ऑफ ओपिनियन में दिया है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन में क्या डालोगे, कंप्लायंस फ्रेमवर्क में क्या, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में क्या। सिमिलरली उसके बाद बोला तुमको कि अगर तुम अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो देते रहो लेकिन जो ऊपर तुमने लैंग्वेज यूज की है उसके अलावा कुछ और वर्डिंग्स यूज करने बोल रहा है अगर लॉ रेगुलेशन, तो उस केस में तुम कैसे इंश्योर करोगे कि सामने वाला मिसअंडरस्टैंड ना करे ये चीजों को। तुम क्या इंश्योर करोगे कि जो तुम्हारी वर्डिंग्स है उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हारा ओपिनियन आ रहा है, इसके लिए हो सकता है तुमको कुछ एडिशनल फर्दर प्रोसीजर भी परफॉर्म करनी पड़ रही है क्या, वो भी इंश्योर करना है। तो ये इतना ही था ये वाला टॉपिक, बस फॉर्म ऑफ ओपिनियन। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाओ, विच इज व्हाट यूर रिपोर्टिंग ऑन द एसयूएफएस। ऑडिटर अपने रिपोर्ट में, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द एसयूएफएस में क्या क्या इंक्लूड करेगा। ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के एसयूएफएस की रिपोर्ट में, तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो मेन ऑडिट रिपोर्ट याद होगा तुमको, ऐसे 700 का जो फॉर्मेट था, राइट, टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन पैरा, बेसिस फॉर ओपिनियन, गोइंग कंसर्न, ये वो, ये मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी चालू किससे करोगे तुम, सबसे पहले जो तुम्हारा एलिमेंट्स है ऑडिट रिपोर्ट का, ऑडिट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो उसमें सबसे पहले टाइटल बताओगे, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर तुम्हारी रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ये भी अपन देते ही है तो अपने स्टेचुटरी ऑडिट में भी। अब एड्रेसी अपन नॉर्मली क्या देते हैं, शेयर होल्डर, लेकिन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस में हो सकता है एड्रेसी शेयर होल्डर ना हो, ऑब्वियसली या तो कोई तुम्हारा हो सकता है बैंक होगा, या तुमको जिसने समरी बनाने के लिए बोला है वो तुम्हारा इंटेंडेड यूजर है, हो सकता है तुम्हारा इन्वेस्टर हो सकता है तुम्हारा क्रेडिटर हो, ठीक है, हो सकता है कोई तुम सामने वाला तुम में जो पैसा लगाने वाला है कोई भी बंदा हो सकता है जिसने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट मांगी थी और तुमने दी है जिसको। अब हो सकता है एड्रेसी शेयर होल्डर ना होके वो वाला बंदा तुम्हारा एड्रेसी हो। इसके लिए एमसीक्यू आ सकता है यहाँ पे, मार्क करना क्या, फैक्टर्स that may affect the auditor's evaluation of the appropriateness of the addressee। तो एड्रेसी जो मेरा है जिसको मैं एड्रेस कर रहा हूँ ये रिपोर्ट, वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, क्या फैक्टर्स कंसीडर करोगे तुम। तो भैया एंगेजमेंट के टर्म्स क्या है तुमको उसी में समझ में आ जाएगा कि भैया रिपोर्टिंग किसको करनी है, फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अपन देखते हैं ना, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऐसे 210 याद होगा तुमको अगर, तो पांचवा पॉइंट था फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा, ये भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में आ जाना चाहिए, इंक्लूड करो अपने रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट में जैसा दिया है वैसा करोगे। नेचर क्या है एंटिटी का, एंड ऑब्वियसली पर्पस क्या है एसयूएफएस का, इसके बेसिस में तुम डिटरमाइन कर सकते हो तुम्हारा एड्रेसी कौन होगा। इंट्रोडक्टरी पैरा को मार्क करना इंपॉर्टेंट, बाकी बाकी जो एलिमेंट्स है वो दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुमको पूरा का पूरा ऐसे एलिमेंट्स बोलेगा, ठीक है, कि बताओ सारे के सारे एलिमेंट्स बताओ ऑडिट रिपोर्ट ऑन एसयूएफएस, नहीं, इतने सारे पॉइंट थोड़ी ना पूछेगा तुमको, लेकिन हो सकता है अंदर घुस के कुछ पूछे। और सबसे पहले अगर 4 से 5 नंबर का कुछ आ सकता है तो ये है तुम्हारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के ऊपर। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के ऊपर ऑलरेडी 5 6 पॉइंट दिए हुए, 4 5 पॉइंट दिए हुए हैं, एंड देयरफॉर लेट्स सी व्हाट पॉइंट्स आर देयर
सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैरा तुम चालू कर रहे हो ना, तो सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसके ऊपर ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है अपनी, जो मैं ऑडिटर हूं मैं किस पे रिपोर्ट कर रहा हूँ, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। और मैं अपना टाइटल भी दूंगा सारे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ ना रिपोर्टिंग में, कि वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, राइट, एंड देयरफॉर financial statement including profit and loss account for the year ended this cash flow statement for the year ended this balance sheet या statement of affairs as on। सिमिलरली यहाँ पे भी तुमको हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, प्रॉफिट एंड लॉस हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो, बैलेंस शीट हो, नोट्स टू अकाउंट हो, सबका टाइटल देना है एसयूएफएस में। तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है तुम्हारा रिपोर्ट का। सबसे पहले तो तुम थोड़ा हल्का रखो, हल्का इन द सेंस सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि ये समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसके ऊपर मैं अपनी रिपोर्ट कर रहा हूँ, एंड इंक्लूडिंग द टाइटल ऑफ ईच स्टेटमेंट, तुमको सारे के सारे टाइटल भी बताने, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो। इसके अलावा तुमको अगर पता चलता है क्या कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी इंक्लूडेड इन अ डॉक्यूमेंट, तो तुमको मैंने बताया था, अगर बताओ तुम मुझे एसयूएफएस में डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर रहा हो, किसी भी डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर रहा हो अगर मैं एसयूएफएस, तो उसके साथ साथ क्या जाना चाहिए, और अगर एंटिटी एसयूएफएस को कुछ डॉक्यूमेंट में यूज कर रही है तो साथ साथ एंटिटी को और क्या देना चाहिए उस डॉक्यूमेंट में, बोलो। अरे क्या हुआ भाई, अभी तो बताया था। अगर ऑडिटर्स ओपिनियन। ऑडिटर की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट जो है तुम्हारी एसयूएफएस के ऊपर, अगर तुम एसयूएफएस किसी और डॉक्यूमेंट के साथ दे रहे हो तो तुम मेक श्योर एंटिटी शुड एंश्योर व्हाट, कि वो अपना ऑडिट रिपोर्ट ऑन एसयूएफएस भी प्रोवाइड कर रही है साथ साथ एसयूएफएस के नीचे या ऊपर जैसा। तो यहाँ पे वही बोलते हैं कि अगर तुमको पता चलता है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल बी इंक्लूडेड इन एनी डॉक्यूमेंट विच विल कंटेन दैट कंटेन्स अदर इंफॉर्मेशन, तो ऑडिटर मे कंसिडर व्हाट, if the form of presentation allows identifying the page numbers on which the summary financial statements are presented। मतलब तुमको ये अपन देखेंगे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग, तो उसमें तुमको क्लियरली दिखेगा कि पेज नंबर का रेफरेंस दिया रहता है। जो मेरी मेन पूरे डॉक्यूमेंट है उसमें रिपोर्टिंग में अपन डालते क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड है, क्योंकि अपन ने क्या बोला था मैंने कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने इंक्लूड किया है तो ऑब्वियसली मेरा ऑडिट रिपोर्ट भी यूज हो सकता है, वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट डालना ही पड़ेगा। और अगर ऑडिट रिपोर्ट डाल रहे तो मेरे रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट में भैया समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से पेज से लेकर कहाँ तक तुम देख सकते हो, आइडेंटिफाई द पेज नंबर ऑन विच द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रेजेंटेड, दैट विल हेल्प द रीडर टू आइडेंटिफाई द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसीलिए तो कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो रिपीटेटिव लाइंस को आओ तो तुम काट भी सकते हो। मैंने अभी जो अब बुक जो की है, अभी जो मैंने ब्रेक भी लिया था बिकॉज ऑफ दिस चैप्टर्स, तो अब मैंने पूरी इसको लैंग्वेज को स्ट्रीमलाइन और कर दिया थोड़ा। अभी के हिसाब से तुमको अभी जो लैंग्वेज देख रहे हो ये बेयर है, बेयर लैंग्वेज है, बेयर स्टैंडर्ड टाइप की लैंग्वेज है मान के चलो, और इसलिए लैंग्वेज में तो कहीं अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। एंड देयरफॉर आई एक्सपेक्ट यू व्हाट कि तुम अपने एंड पे एक बार समराइज करते चलो बाजू में, ताकि बात चल के तुमको पूरी पूरी लाइनें ना पढ़ना पड़े टू रिवाइज द पॉइंट्स। तुमको पढ़ सकते हो ऑब्वियसली, तुमको याद नहीं आ रहा तो तुम पढ़ो, बट तुम यहाँ पे बाजू में समरी नोट्स बनाने के लिए मैंने जगह दी है, वहां पे समराइज करते चलो एक एक को। सो जो तुम्हारा एड्रेसी है और जो टाइटल है वो अपन ने देख लिया। अब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का अपन समरी बना लेते हैं एक बार क्विकली। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आइडेंटिफाई करूंगा मैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस उसका टाइटल, प्लस टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्लस आइडेंटिफाइंग द पेज नंबर्स, देन अब आ जाओ, तुमने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया तो बचा कौन है, बोलो बचा कौन है, उसका बड़ा भाई। आइडेंटिफाई द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई किया। नाउ कम्स टू रेफरेंस टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें क्या दिन में ये रिपोर्ट दी थी, इन केसेस अदर देन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेनिंग एन मॉडिफाइड ओपिनियन या यूएम पैरा या ओएमपी पैरा, दैट मींस व्हाट, अनमॉडिफाइड ओपिनियन के केस में। अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्यों, क्योंकि देखो क्या बोला है कि तुमको तीसरा पॉइंट में इंश्योर करने की तुम उस ऑडिट रिपोर्ट को रेफर कर रहे हो जिस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिटर ने क्या रिपोर्ट किया था
कि भैया कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, ना कुछ ईओएम पैरा है ना ओएमपी पैरा है, तो उस केस में क्या बताना है तुमको, द फैक्ट दैट एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन गई थी इन एक्सप्रेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे थे, आइडेंटिफाई किया तुमने, आइडेंटिफाई द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देन रेफरेंस टू रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, उसका भी रेफरेंस दोगे, क्लियरली स्टेटिंग unmodified if audited financial statement is unmodified, right? Unmodified as in no qualification, no EOM para, no OMP para, कुछ नहीं। सो रेफरेंस दे दो तुम अपने मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट का। चौथा पॉइंट है डेट के ऊपर। अगर डेट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्वियसली तुम बताओ मुझे, क्या पहले होगा कि बाद में होगा? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो डेट होगी, क्या उस डेट के पहले आएगी तुम्हारी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट? डेट इज समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो ऑडिटर रिपोर्ट करेगा उस रिपोर्टिंग की डेट की बात कर रहा हूं मैं। क्या जो रिपोर्ट ऑन एसयूएफएस की पहले आएगी या रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट पहले आएगी? फटाफट से बोलो। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट ऑब्वियस है क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही तो हम एसयूएफएस डिराइव कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे तुमको क्लियरली बताना पड़ेगा डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट जब आई है। लेकिन अब तुम मुझे बताओ, तुमको याद आ रहा होगा ऐसे 560, क्योंकि अपन ये डिस्कशन ही इस प्रकार से कर रहे हैं ना कि तुम्हारी जो डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट है उसकी डेट पहले है और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो रिपोर्ट है उसकी डेट बाद में होगी। तो बीच में जो इवेंट्स हुए हैं, बीच में जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं, क्या उसको कवर करना पड़ेगा क्या मेरे को? लॉजिकली सोचोगे तो, बट ऑब्वियसली नहीं नो। करना पड़ेगा, राइट? दीज आर समराइज नेचर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच वी हैव डिराइव्ड फ्रॉम ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका पर्पस ये है कि समरी बना के हम बस प्रोवाइड करें जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी से सामने की कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑडिटेड है ऑलरेडी, एंड देयरफॉर यू नीड नॉट सेपरेटली इवैल्यूएट सब्सीक्वेंट इवेंट्स। सब्सीक्वेंट इवेंट तुमको इवैल्यूएट नहीं करना है आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके बाद तुमको कुछ सब्सीक्वेंट इवेंट्स वगैरह एनालाइज इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, और ये बात तुम यहाँ पे डाल भी सकते हो अपने रिपोर्ट में। State that the summary financial statement and the audited financial statement do not reflect the effect of event that occurred subsequent to the date of the auditor's report. That is तुमको देखना नहीं है, मान के चलो कुल मिला के ऐसे 560। एंड लास्ट पॉइंट है तुम्हारा कि सिंस एसयूएफएस में सारी की सारी डिस्क्लोजर नहीं होती है, डू नॉट कंटेन ऑल द डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड बाय द रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो भर भर के डिस्क्लोजर होगा, लेकिन चूंकि ये समरी नेचर का है, समराइज नेचर के डिस्क्लोजर्स होंगे यहाँ पे, लिमिटेड डिस्क्लोजर, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, राइट, एप्रोप्रिएट एग्रीगेशन, ये सब जो देखते हैं अपन। देयरफॉर तुमको एंश्योर करना है क्या कि जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है एंड दैट द रीडिंग ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर रीडिंग ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ऐसा मत समझो ना कि तुमने अगर समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लिया मतलब अब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पढ़ने की जरूरत नहीं है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ लिया, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टिल यू विल हैव टू गो थ्रू। एंड प्लस तुमको ये भी बता देना कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यार, ये समरी नेचर के है, इसमें सारे उतने डिस्क्लोजर नहीं हो पाएंगे। तो ये कुछ 5 पॉइंट हो गए। कैसे अपन याद करें इसको? सबसे पहला तो सिंपल है एकदम, आइडेंटिफाई एसयूएफएस, उसका टाइटल ऑफ हर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आइडेंटिफाई करो, पेज नंबर कहाँ पे है। फिर आइडेंटिफाई किया तुमने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी, फिर तुमने रेफरेंस दिया अपने उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिपोर्ट का, ऑडिटर्स रिपोर्ट का, स्टेटिंग दैट कि वो जो अनमॉडिटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो अनमॉडिफाइड है, उसमें ना कोई क्वालिफिकेशन है, ना ईओएम है, ना ओएमपी पैरा है। एंड उसके बाद तुमने बोला क्या? नो सर सब्सिक्वेंट ये इवेंट्स टू वाले बी पॉइंट इवैल्यूएटेड। का, हाँ, ये वो पॉइंट का क्या लॉजिक है, मतलब कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन का रेफरेंस देंगे? लॉजिक यही है कि सामने वाले को ये तो पता चलना चाहिए कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो तुमने बोल दिया कि ये कंसिस्टेंट है, एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये कंसिस्टेंट है, लेकिन ये फैक्ट तो तुमको बताना पड़ेगा कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनमॉडिफाइड है, वरना सामने वाला तो ये अज्यूम कर लेगा कि अनमॉडिफाइड है, लेकिन हो सकता है कि वो मॉडिफाइड हो, अगर क्वालिफाइड हो। तो अगर वो क्वालिफाइड है, वो अगर उसमें
मतलब जो तुम्हारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अगर मॉडिफाइड है तो उस केस में अपन को कैसी रिपोर्टिंग करनी है वो भी अलग है। अगर वो अनमॉडिफाइड है तो भी तुम बताओ ये चीज। हाँ वही, मतलब मैं यही सोच रही थी कि तो फिर मॉडिफाइड होगा तो क्या। तो मॉडिफाइड होगा तो अपन देखेंगे कि अगर सामने क्वालिफिकेशन है कुछ अगर मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो अपने को क्या ओपिनियन देना है। ये यहाँ पे अभी अपन नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं विच इज व्हाट अनमॉडिफाइड ओपिनियन जनरली। तो रेफरेंस तुमको देना है जनरली किसका, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट का, उसमें उसने क्या ओपिनियन दिया है, जो अपना ऑडिटर हमने ही अपने मेन ऑडिटर्स रिपोर्ट में क्या ओपिनियन दिया है। क्योंकि सामने वाले को क्लियरली पता चलना चाहिए। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जस्ट ये बोल दोगे कि ये कंसिस्टेंट है, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इट इज कंसिस्टेंट विद दी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एप्लीकेबल क्राइटेरिया के तहत बना है, सो दैट शुड नॉट गिव फुल डिस्क्लोजर। तुमको पूरी रिपोर्टिंग करनी है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिस बेसिस पे बने हैं वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अनमॉडिफाइड है। अगर उसमें मॉडिफिकेशन नहीं है तो, मॉडिफिकेशन है तो अभी अपन देखेंगे नीचे यहाँ पे ये वाले पैरा। ओके। इसके बाद के अब कुछ पॉइंट्स वही सारे नॉर्मल पॉइंट्स हैं। व्हाट आई वांटेड टू फोकस वाज दिस इंट्रोडक्शन पैरा। यहाँ से तुमको अलग से 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है, वी नेवर नो। जहां से 5 पॉइंट मिले तुमको तो वो पॉइंट को कभी छोड़ो मत करो। इंस्टीट्यूट कैन आस्क यू अ 5 मार्क क्वेश्चन ऑन दिस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। तुमको कुछ केस स्टडी बना के बोल देगा, तुमको बोलेगा कि टाइटल दिया नहीं है, या तुम मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में ये बोलेगा कि ऑडिटर बता रहे कौन कौन से पेज नंबर में तुमको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएंगे, मैनेजमेंट बोल रही क्या जरूरत है बताने की। या फिर मैनेजमेंट बोलेगी कि तुम अनमॉडिफाइड ओपिनियन क्यों नहीं बता रहे हो अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, कि हमारी जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन है उसके ऊपर, जबकि ऑडिटर बोल रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू ओपाइन योर सेल्फ। आंसर तुमको पूछ सकता है। तो तुमको ये तो चीज बतानी बतानी है, साथ में तुमको रिपोर्टिंग के ऊपर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के ऊपर भी हो सकता है बताना पड़े अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कुछ तरीके से कुछ इसके ऊपर बना सकता है क्वेश्चन 5 नंबर के लिए। तो चौथा पॉइंट अपन समराइज करे थे। पहला पॉइंट क्या बोला मैंने, एसयूएफएस को आइडेंटिफाई करो, टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्टिंग, मतलब हर एक टाइटल बताओ। जैसे अपन ने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन सॉरी फॉर द ईयर एंडेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट, बैलेंस शीट या तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज एट। हर एक टाइटल ऑफ ईच फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तुमको बताना है, एसयूएफएस है ये आइडेंटिफाई करना है। एंड तुमको ये भी आइडेंटिफाई करना है कौन से पेज नंबर से कहाँ तक तुम्हारा एसयूएफएस मिल जाएगा। फिर तुम्हारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी आइडेंटिफाई करो कि ये तो एसयूएफएस है, इसका जो मेन पापा है वो कहाँ है, दूसरा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। तीसरा रेफरेंस देना है तुमको अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अगर तुम्हारा ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनमॉडिफाइड है तो यहाँ पे भी तुम बताओगे कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनमॉडिफाइड है। चौथा, कुछ सब्सिक्वेंट नो सब्सिक्वेंट इवेंट इवेल्युएशन रिक्वायर्ड, नो सब्सिक्वेंट इवेंट्स इवेल्युएशन रिक्वायर्ड। एंड लास्टली तुम्हारा अपन ने क्या बोला, तो हो सकता है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी डिस्क्लोजर ना हो, ये भी तुमको बताना पड़ सकता है। एंड दैट द रीडिंग ऑफ द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डू नॉट कंटेन ऑल द डिस्क्लोजर्स। चले अभी, आई होप यू आर राइटिंग ऑल्सो, ठीक है, साथ साथ में इट improves योर प्रोडक्टिविटी, एनहांसेस योर प्रोडक्टिविटी ओनली। लिख लिख के करोगे थोड़ा सा तो बैठेगा भी। इसको कुछ याद रख सकते हो, तुम कुछ बना सकते हो तो भी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एंश्योर दैट यू आर ट्राइंग टू रिकॉल ऑल दिस पॉइंट्स व्हेन यू आर रिवाइजिंग। याद आने चाहिए 4-5 पॉइंट, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तुम कोई भी एक पॉइंट नहीं लिखोगे तो यू विल लूज 1 मार्क स्ट्रेट अवे। इसके बाद बाकी पॉइंट सिंपल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की एस बनाना। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ओपिनियन एक्सप्रेस करना ऑन दी एस जो एस मैनेजमेंट ने बना के दिया है। पैराग्राफ क्लियरली बताओगे, ओपिनियन पैराग्राफ तुम्हारा जो आएगा, फिर तुम्हारा साइन आ जाएगी, मेंबरशिप नंबर आ जाएगा, यूडीन वुडीन जो जो आता है तुम्हारा नॉर्मली एफआरएन वगैरह। ठीक है, अब आ जाओ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट डेट के ऊपर, यहाँ से एक एमसीक्यू भी आ सकता है।
जो तुम्हारा SUFS की जो ऑडिटर्स रिपोर्ट होगी उसका डेट तुम खुद सोचो, क्या रिपोर्ट ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले हो सकती है क्या? ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट जो है, तुम्हारी रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट की जो डेट है, क्या उसके पहले मेरी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट हो सकती है क्या? नहीं। तो नो। यही पॉइंट है, एक तो पहला ये इंश्योर करना कि डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पहले नहीं होगी, नो अर्लियर देन डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड रिपोर्ट ऑन SUFS की जो डेट है इट शुड नॉट बी अर्लियर देन डेट ऑन विच द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड साई सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तुमको मिल गया, उसके बाद ही तुम्हारे को कंक्लूड करना है अपना ओपिनियन। तुम किसके बेसिस पे कंक्लूजन लेते हो? तुम ऑडिट एविडेंसेस जो ऑब्टेन करते हो उसी के बेसिस में तो तुम कंक्लूड करते हो ना कि यस द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कंसिस्टेंट with the audited financial statement and in all material respects is prepared in accordance with applied criteria। ये तुम कंक्लूड करोगे आफ्टर यू हैव ऑब्टेन ऑल द ऑडिट एविडेंस including that evidence that the summary financial statement have been prepared and those with the recognized authority have already asserted that they have taken the responsibility for the SUFS। तो तुमको साई मिल जाना चाहिए और सामने वाले से कंफर्मेशन भी मिल जाना चाहिए कि सामने वाला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज कर रहा है, उसके बाद की ही तुम्हारी डेट आएगी। ये लॉजिकल है, बट यू शुड एटलीस्ट रिमेंबर बिकॉज दिया हुआ है तो तुमको याद रहना चाहिए कि जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट है, ऑडिट रिपोर्ट किसकी? समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसकी डेट मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिपोर्ट की डेट के पहले नहीं हो सकती है। प्लस तुमको जब तक सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस और सामने वाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाता है, उसके पहले की डेट भी नहीं हो सकती है। सिंपल सिंपल सा है स्टैंडर्ड, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे ऐसा कुछ रॉकेट साइंस, बस अपने को थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लगाते हुए लैंग्वेज पे ग्रिप लानी है। नेक्स्ट कम टू मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन यूएम या अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन है उस केस में देखो क्या बोलता है। सबसे पहले ऑडिटर इज सेटिस्फाइड दैट द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिस्टेंट। मतलब एक केस हो सकता है क्या कि तुम्हारा जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसमें क्वालिफाइड ओपिनियन दिया है या ईओएम पैराग्राफ है या अदर मैटर पैराग्राफ है, लेकिन ऑडिटर बोल रहा है क्या कि मेरे जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मेरे कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विथ और आर अ फेयर समरी ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंसिस्टेंट है विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब समझ लो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे अनमॉडिफाइड थे तो तुम्हारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है तो तुम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे ही रहो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तुम्हारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनमॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है, क्वालिफाइड ओपिनियन है। इसलिए इस केस में यहाँ पे तुम देखोगे तो क्या तुमको अलग से बोलना पड़ेगा, एक तो क्या कि भैया जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्वालिफाइड है, जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है यूएम पैराग्राफ दिया गया है उसमें, या फिर मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अदर मैटर पैराग्राफ है। मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या तो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारा क्वालिफाइड है या तो यूएम पैराग्राफ है या फिर अदर मैटर पैराग्राफ है, ये तुमको क्लियरली बताना पड़ेगा। साथ में डिस्क्राइब करोगे बेसिस, किस बेसिस में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वालिफाई किया गया, व्हाई द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन क्वालिफाइड। तो तुमको बताना पड़ेगा कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे तुमने वहां बताया था अनमॉडिफाइड है, सिमिलरली यहाँ पे भी तुमको बताना पड़ेगा कि ये क्वालिफाइड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूएम पैरा है या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओएमपी पैरा है। डिस्क्राइब करोगे क्यों है, को क्या पैरा है, क्या पैरा के बारे में डिस्क्राइब करो, क्या किस कारण से यूएम पैरा या ओएमपी पैरा या क्वालिफिकेशन दिया गया है, एंड इसका इफेक्ट मेरे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ सकता है, अगर है तो ये बात हुई क्वालिफाइड ओपिनियन है या यूएम पैरा है या अदर मैटर पैरा है तो। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडवर्स है, अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडवर्स ओपिनियन दिया गया है तो उस केस में तुम साफ साफ बोल दोगे कि हम अपना ओपिनियन ही नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे स्टेट दैट द एज अ रिजल्ट ऑफ द एडवर्स ओपिनियन या फिर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑब्वियसली इट इज इनअप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि कुल मिला के अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे क्या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट
या तो क्वालिफाइड दे रहा है तुम्हारा, ठीक है, या तो ईओएम पैरा है, या तो अदर मैटर पैरा है, और या तो फिर तुम्हारा एक दूसरा हो गया एडवर्स ओपिनियन है और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है। तो इस केस में तुमको अगेन जो अपन करते हैं ना, नॉर्मली अपन क्या कर रहे हैं, दो तीन चीजें बता रहे हैं, स्टेट कर रहे हैं द फैक्ट, स्टेट द फैक्ट कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज आइदर क्वालिफाइड, एडवर्स, जो भी है तुम्हारा, ये स्टेट करना। डिस्क्राइब करते, इसके बाद अपन डिस्क्राइब करते किस बेसिस में ये किया गया है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस में क्वालिफाई किया है, किस बेसिस में एडवर्स ओपिनियन दिया है, एंड इसका इफेक्ट देखते हैं अपन, इसका इफेक्ट ऑन एसयूएफएस। तो ये हुई बात यहाँ पे, सेम बात कि स्टेट द फैक्ट, सेकेंड तुम्हारा डिस्क्राइब द बेसिस, एंड तीसरा सेम तुम्हारा को इफेक्ट बताना है ऑन एसयूएफएस। और यहाँ पे इफेक्ट क्या है, एडवर्स के केस में तुम्हारा इफेक्ट ये है कि तुम अब ओपिनियन ही नहीं दे पाओगे, ज्यादा बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल इफेक्ट तुम मानोगे इसको ऑन दी एसयूएफएस। दैट इज अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर तुम्हारा एडवर्स ओपिनियन है, अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तुम्हारा एडवर्स ओपिनियन है, तो उसको तुम इंपैक्टफुल इफेक्ट मान के तुम स्टेट करोगे कि ये एडवर्स ओपिनियन दिया है हमने, डिस्क्राइब करोगे बेसिस, एंड थर्डली इसका इफेक्ट में तुम बोलोगे क्या कि इनअप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, इनअप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। एक बार ये पूरा रीड करो, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुमको स्टडी मैट में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, टेस्ट योर नॉलेज का, दोनों से दोनों क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी है और ये अलग क्वेश्चन भी है। जब अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनमॉडिफाइड है तो क्या दोगे, अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वालिफाइड है तो क्या आएगा, और अगर एडवर्स ओपिनियन है तो क्या आएगा। जस्ट रीड टिल हियर वंस। क्लियर है यहाँ तक, इंपॉर्टेंट है ये, तुमको समझ में आ जाना चाहिए, लॉजिकल भी है, एंड इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू रिटेन द लैंग्वेज ऑल्सो इसका। बोलो भाई, आगे बढ़े। सिंपल है, तुम्हारा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर क्वालिफाइड है या फिर ईओएम पैरा है या ओएमपी पैरा है, तो तुम वहां पे सेम चीज स्टेट करोगे अपने पैरा में, क्या कि भैया ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वालिफाइड ओपिनियन है। उसके बाद बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन जो रहता है ना तुम्हारा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्वालिफाइड ओपिनियन ओपिनियन पैरा रहता है, उसके नीचे बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा भी रहता है। सिमिलरली क्वालिफाइड ओपिनियन के केस में बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा रहेगा। तो वही तुमको डिस्क्राइब करना है, वही सेम चीज यहाँ पे कि क्यों क्वालिफाई किया गया था। एंड थर्डली तुमको इसका इफेक्ट बताना है कि क्या इसका कोई इफेक्ट है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इफ एनी, तो तुम यहाँ पे बता सकते हो कि देयर इज नो सर्टेन इफेक्ट, जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एज सच कंसिस्टेंटली बन गए हैं। सिमिलरली एडवर्स के केस में तुमको सेम चीज स्टेट करनी कि भैया एडवर्स या डिस्क्लेमर ओपिनियन है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, डिस्क्राइब करना है सेम चीज क्या बेसिस है इसका, एंड थर्डली इन अप्रोप्रिएट है, सिंस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एडवर्स ओपिनियन या डिस्क्लेमर दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे इन अप्रोप्रिएट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आर ओपिनियन ऑन एसयूएफएस। ये इंपॉर्टेंट है, अगर सामने उधर एडवर्स है या डिस्क्लेमर है तो तुम यहाँ पे ओपिनियन ही नहीं दे रहे हो अपना, तो सर फिर कर क्यों रहे ऑडिट, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कर क्यों रहे, क्योंकि लॉ और रेगुलेशन ने बोला होगा करवाने के लिए। तो भले ही ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारा एडवर्स ओपिनियन दिया हुआ है, बट लॉ और रेगुलेशन ने बोला होगा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, उसकी ऑडिट करवाओ और पब्लिश करो, जैसा भी बोला हो, तो हमको करना तो पड़ेगा। सो हम यहाँ पे वी विल सिंपली से व्हाट कि वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन। ठीक है, तो देखो अभी तक अपन ने कहाँ तक देखा, क्या कि अगर मेरे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वालिफाइड है, स्टिल स्टिल अगर मेरे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैं क्या दे रहा हूँ, अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही दे रहा हूँ। बस मैं उसका ये चीज बता दे रहा हूँ क्या कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन इन द सेंस व्हाट कि मैं बोल रहा हूँ क्या कंसिस्टेंट है, मेरे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, इज प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया। इवन दो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे क्वालिफाइड है, स्टिल मैं क्या बोल दे रहा हूँ कि मेरे
इट इज प्रिपेयर्ड इन कंसिस्टेंट विद मेरे अप्लाइड क्राइटेरिया इन बेसिस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात आती है मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तुम मॉडिफाई कब करोगे? ऑब्वियसली जब मेरे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट कंसिस्टेंट विद व्हाट, इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद माय ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। So in all material respects, if it is not consistent with or are not a fair summary नहीं दे पा रहे मेरे audited financial statement की, then I will say what कि applied criteria के basis में नहीं बना है, जैसा उसने बोला था जो criteria जैसा framework है मेरा उसके तहत अगर summary financial statement नहीं है, या फिर तुमने aggregation बहुत ज़्यादा ही कर दिया है, गलत aggregation कर दिया है, ठीक है, या information एकदम ही कुछ नहीं किया disclosure, कुछ तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन तुमको डिस्क्लोज करनी ही करनी है, कुल मिला के तुमको लग रहा है कि फेयर समरी नहीं दे पा रहा है ये, अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो मोटा मोटी समरी आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, इट इज नॉट कंसिस्टेंट विथ the audited financial statement and is not fulfilling the applied criteria, so in that case you can say कि consistent नहीं है, और इसी को अपन क्या बोल रहे हैं? modified opinion। modified में तुमको यहाँ पे साफ साफ बोल देना है adverse दे रहा हूं मैं, यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं है, सीधा सीधा साफ साफ क्या जाएगा? एडवर्स ओपिनियन जाएगा। तो ये ओपिनियन जो सेक्शन है, दिस शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। ओपिनियन सेक्शन जो है ये क्लियर है क्या? ओपिनियन सेक्शन। यस सर। अब अपने चुटपुट छोटे छोटे पॉइंट बचे हैं। एक तो रिस्ट्रिक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन और यूज और अलर्टिंग रीडर्स टू द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज व्हाट? सर मतलब हाँ, ये जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उसमें हम कुछ भी इनकंसिस्टेंट होगा तो एडवर्स ही देंगे ना, एडवर्स ही और देंगे कोई हमेशा। अगर तुम्हारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंसिस्टेंट नहीं है, या तुमको लग रहा है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाइड क्राइटेरिया के बेसिस पे नहीं बना है, जो तुम्हारा एग्रीगेशन लेवल है और बहुत ज़्यादा एग्रीगेट कर दिया क्या, या इन्फॉर्मेशन तुमने कम डिस्क्लोजर की है, किसी भी तरीके से अगर तुमको कंसिस्टेंट नहीं लग रहा है अगर, तो तुम क्वालिफाइड वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट एडवर्स ही बोलोगे इसको ऑन दी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर मैनेजमेंट चेंज कर देती है तो वेल एंड गुड, दैट इज समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट चेंज करके दे देती है तो अपन कंसिस्टेंट बोल देंगे उसको, बट दैट शुड बी कंसिस्टेंट। अल्टीमेटली लास्ट जो तुम्हारा समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अगर वो कंसिस्टेंट है विद अप्लाइड क्राइटेरिया विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन यस ओके यू विल से कंसिस्टेंट है, और नहीं है तो तुम एडवर्स ओपिनियन दोगे अपना, बोलोगे कि इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट इज नॉट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इट इज नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइड क्राइटेरिया। समरी निकल के नहीं आनी, समरी निकल के नहीं आ रही है अगर तो मतलब जो फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो वही क्वालिफिकेशन अगर समरी में है तो वो कंसिस्टेंट होंगे ना। तो क्वालिफिकेशन अगर है ऑलरेडी तो मैनेजमेंट को तुमने बोला होगा ना कि ये जो जिसके कारण क्वालिफिकेशन है तो इसको करेक्ट करो। अगर जैसे फ्रेमवर्क के तहत अगर नहीं लग रहा है तुमको, अप्लाइड क्राइटेरिया में जैसा बोला गया है तो उसके तहत अगर नहीं है तो तुमने मैनेजमेंट को कुछ नेसेसरी चेंजेस करने बोले होंगे, और अगर मैनेजमेंट ने चेंजेस किए हैं तो तुम उसको बताओगे, और लेकिन साथ साथ में ये बता दोगे कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाइड है, क्वालिफाइड है, लेकिन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट ने अगर चेंज कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है तो तुम बोल दोगे कि ये इनकंसिस्टेंट है क्योंकि अप्लाइड क्राइटेरिया या तुम्हारा एग्रीगेशन लेवल बोल लो, तो उस केसेस में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी तुम बोलोगे कि ओपिनियन तुम्हारा वही आएगा कि इट इज नॉट गिविंग द फेयर समरी, फेयर प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है इससे। फेयर प्रेजेंटेशन तुम्हारा वहां पे भी नहीं आ रहा होगा ना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी। हाँ ठीक है, अब आ जाओ रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन और यूज और अलर्टिंग रीडर्स टू द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो सेम वही जो अपन ने देखा हुआ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में, जैसे अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको रिस्ट्रिक्ट करवाया था, राइट, अलर्ट किया था रीडर्स ऑफ द यूजर्स ऑफ द, ये जो फाइनेंशियल समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको अलर्ट किया था कि ये कोई स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बना है। सो सेम तुम यहाँ पे भी डाल सकते हो रिस्ट्रिक्शन, when distribution or use of auditors report on the audited financial statement is restricted, or the auditors report on the audited financial statement alerts readers that the audited financial statement are prepared in accordance with the special purpose framework, तो auditor shall include a similar restriction in the summary financial statement के report में भी।
दैट इज समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिटर रिपोर्ट्स में भी तुम सेम रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी डाल दोगे कि भैया जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के तहत बना है एंड उसका जो यूज है, उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट की जो यूज है रिस्ट्रिक्टेड है। तुम अलर्ट जो किए था वहां पे सेम रिस्ट्रिक्शन अलर्ट लेवल तुम यहाँ पे भी इस रिपोर्ट में भी डालोगे ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपेरेटिव्स में भी सिंपल बात बोलता है कि सिंस अपने जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो तुमको पता होगा कि मार्च 23 का अगर मैं डाल रहा हूँ तो मैं मार्च 22 का भी डेटा डालता हूँ करस्पॉन्डिंग फिगर्स, राइट। या कंपेरेटिव डेटा अगर है तुम्हारे ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और तुमने वहां पे जो रिपोर्ट दी थी वो उस बेसिस में दी थी, बट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपेरेटिव इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर दैट इज मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपेरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपेरेटिव डेटा नहीं है अगर, तो उस केस में ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर सच ओमिशन इज रीजनेबल इन द सर्कमस्टेंस एंड ऑडिटर शैल डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ द अनरीजनेबल ओमिशन। कंपेरेटिव क्यों उड़ा दिया, क्या वो रीजनेबल है उड़ाना, और अगर नहीं तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा इसका इफेक्ट क्या है ऑफ द अनरीजनेबल ओमिशन ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो क्या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विल गिव प्रेजेंटली फेयर व्यू देगा क्या, जो तुमने ओमिट कर दिया कंपैरेटिव फिगर ये तुमको अब इवेल्युएट करना पड़ेगा ऑडिटर को अकॉर्डिंगली। ये कुल मिला के सब्जेक्टिव है, ऑब्वियसली अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूँ कि इट इज इनकंसिस्टेंट, बट कंपैरेटिव तुमको इंश्योर करना पड़ेगा कि अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव है तो तुम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी देखो क्यों उड़ा दिया भैया, अगर नहीं उड़ा दिया तो, अगर नहीं उड़ाया तो वेल एंड गुड। बट बात ये वही आती है कि अगर इफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन कंपैरेटिव्स बट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट, तो उस केस में तुमको डिटरमाइन करने की क्यों उड़ाया, ओमिशन क्यों हुआ, एंड वेदर सच ओमिशन इज रीजनेबल एंड अनरीजनेबल है तो उसका इफेक्ट क्या है तुम्हारे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, क्या वो अभी भी समरी प्रॉपरली दे पा रही है। अब एक और चीज यहाँ पे बोलता है तुमको ऐसे 710 की बात याद होगी अगर, तो तुमको याद होगा कि अगर मेरे कंपैरेटिव फिगर्स जो है, कंपैरेटिव या करस्पॉन्डिंग फिगर्स जो है दैट इज ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर या फिर अगर वो अनऑडिटेड है तो तुमको याद है ऐसे 710 बोलता था कि तुम अदर मैटर पैराग्राफ में ओएमपी पैरा में तुम बताओगे कि जो एक कंपैरेटिव फिगर है दैट इज नॉट ऑडिटेड बाय अस, दैट इज ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, उसकी क्या डेट थी, उसकी ऑडिट रिपोर्ट की क्या डेट थी, ये सब तुमको बताना होता था अदर मैटर पैराग्राफ में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए कि भैया जो कंपैरेटिव फिगर्स है दैट इज नॉट ऑडिटेड बाय अस, दैट इज ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर, उसकी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या थी। सिमिलरली तुमको यहाँ पे भी एंश्योर वही सब चीजें करनी है कि अगर कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो मेरे समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है अगर वो ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर है तो सेम तुमको यहाँ पे भी अपनी रिपोर्टिंग करनी है एज पर ऐसे 710 जैसा तुमको बोलता था नॉर्मली, वैसा यहाँ सेम टू सेम तुमको मुटाटिस मुटंडिस रिपोर्टिंग करनी है इन द केस ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑल्सो। फिर तुम्हारा ऐसे 700 में अपन ने देखा था सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के ऊपर कि अगर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अनऑडिटेड है, अगर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जैसे तुमको पता होगा बोर्ड रिपोर्ट हो गया, एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है और भी सीएसआर रिपोर्ट हो गई, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट हो सकती है। अब एग्जांपल ले लो, सीएसआर रिपोर्ट में तुम्हारे पूरा डिटेल में खर्चे का पूरा न्योरा खाता दिया हुआ है और वो तुमने जो सीएसआर एक्सपेंस तुम्हारे मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसी के नोट के नीचे ही तुमने घुसा दिया वो सेम चीज वापस, तो भैया सामने वाले यूजर को क्या लगेगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑल्सो ऑडिटेड बट दैट इनफैक्ट इज नॉट ऑडिटेड, राइट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी सेम ऐसा हो सकता है कि सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जो कि अनऑडिटेड है वो तुम सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के नोट्स में या कई जस्ट उसके नीचे में घुसा दो, तो उस केस में तुमको मैनेजमेंट को अगेन बोलना पड़ेगा डिफरेंशिएट करो भैया, ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को अलग दिखाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अलग दिखाओ। सप्लीमेंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने ऑडिट नहीं की है तो तुम्हारा ओपिनियन उसको कवर नहीं करता है। ये सेम जो बात अपन ऐसे 700 में देखे थे वो सारी बातें यहाँ पे आएगी। अगर मैनेजमेंट मानती है डिफरेंशिएटेड करने से के लिए तो वेल एंड गुड, अगर मैनेजमेंट नहीं मान रही है, डिफरेंशिएटेड नहीं कर रही है, तो हम अपने ओपिनियन पैरा में बता देंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन है सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, इतनी जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज नॉट ऑडिटेड, दैट इज नॉट ऑडिटेड, दैट इज अनऑडिटेड। वही सारी बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑडिटर इवेल्युएट करेगा कि क्या कोई अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है क्या साथ ही साथ एसयूएफएस के, और अगर हाँ तो इट शुड बी क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दी एसयूएफएस। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि एंटिटीज प्रेजेंटेशन ऑफ द अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इज नॉट क्लियरली डिफरेंशिएटेड तो ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलेगा कि अलग करो, डिफरेंशिएटेड करो। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करती है तो ऑडिटर एक्सप्लेन करेगा अपने ऑडिट रिपोर्ट में कि भैया ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन हमारे तरफ से ऑडिटेड नहीं की गई है। ये बात अपन सेम टू सेम ऐसे 700 में भी देख चुके हैं।
ऊपर वाला भी ऐसे 710 भी तुमको रिकॉल करना पड़ेगा साथ ही साथ। तो ये तो है ही ना, मैंने तुमको बताया है कि ऐसे जो अपन अभी तक कर चुके हैं वो तो एप्लीकेबल होंगे ही होंगे, जहां जहां रेलेवेंट ऐसे एप्लीकेबल है। इसके अलावा तुमको ये सारी गाइडेंस दी गई है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। अब अदर इन्फॉर्मेशन 720 के ऊपर बोलता है, सेम वही सारी बातें तुमको बोलनी है। क्या कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है क्या बिटवीन अदर इन्फॉर्मेशन एंड बिटवीन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अपन बताते थे, याद होगा तुमको तो, एम आई बिटवीन मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड तुम्हारा अदर इन्फॉर्मेशन के बीच में। अदर इन्फॉर्मेशन अगेन तुम्हारा हो सकता है कि सीएसआर रिपोर्ट हो, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन टाइप ही। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन एज सच तुम बोल सकते हो क्या कि ये जनरली होता है तुम्हारा रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही, कोई फिगर का डिटेल्ड नहीं हो रखा था। जैसे तुम्हारा सीएसआर एक्सपेंस है, तो सीएसआर एक्सपेंस के ऊपर तुमने डिटेल शेड्यूल दिया हुआ है, पूरा एक डिटेल बताया है कि हमने ये सेक्टर में एक्सपेंडिचर किया है, इतना ऑनगोइंग एक्सपेंडिचर है, इतना एक्सपेंडिचर इसी साल खत्म हो गया, इतना हमने शेड्यूल 7 में पैसा जमा कर दिया और कितने लोगों को बेनिफिट हुआ, ये सब तुम्हारा डिटेल जा रहा है। तुम इसी को सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन बोल सकते हो सीएसआर एक्सपेंस के लिए। लेकिन सेम तुम्हारा बोर्ड रिपोर्ट हो गया, एग्जांपल बोर्ड रिपोर्ट, ये अदर इन्फॉर्मेशन हो गई। अदर इन्फॉर्मेशन के केस में तुमको देखना पड़ेगा पर्टिकुलरली क्या कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है क्या। जैसे एग्जांपल तुमको पता होगा माडा, मैनेजमेंट एनालिसिस एंड डिस्कशन, मैनेजमेंट एंड डिस्कशन एनालिसिस, जो तुम्हारा एलओडीआर रिक्वायर करता है, तुमको माडा इंक्लूड करना पड़ेगा। उसमें तुम अपना एक आउटलुक देते हो कि हमारे हिसाब से क्या इंडस्ट्री आउटलुक आएगा, क्या आगे फ्यूचर में कितना क्या क्या हो सकता है। तो वहां पे हो सकते हैं तुम्हारे कुछ प्रेजेंट फिगर भी दिया हो तुमने, इसी साल के करंट फिगर क्या थे, और क्या वो जो करंट फिगर तुमने इस साल के दिए हैं वो सेम टू सेम टैली कर रहे कि नहीं कर रहे तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। क्या कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है क्या। अगर हाँ तो अदर इन्फॉर्मेशन गलत है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलत है, ये तुम देखोगे। बस तुमको मटेरियल इनकंसिस्टेंसी देखनी होती है, तुमको पूरा का पूरा अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिट नहीं करना होता है। वो सेम टू सेम बात यहाँ पे भी बोली गई है अदर इन्फॉर्मेशन में। एक बार रीड कर लो अदर इन्फॉर्मेशन को, एंड देन वी विल फिनिश ऑफ विथ व्हाट ऑडिटर एसोसिएशन। चलो अब लास्ट टॉपिक आ जाओ, ऑडिटर्स एसोसिएशन। ऑडिटर्स एसोसिएशन तुमको याद होगा मैंने क्या बोला था कि अगर एंटिटी किसी भी डॉक्यूमेंट में अपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कर रही है तो उसको समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो ऑडिटर की रिपोर्ट है वो भी इंक्लूड करनी है, यस और नो। अगर एंटिटी किसी भी डॉक्यूमेंट में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कर रही है तो रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इंक्लूड करना है ऑडिटर को, मैनेजमेंट को सॉरी। तो मैनेजमेंट को पर्टिकुलरली ये देखना पड़ेगा, ऑडिटर को पर्टिकुलरली ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट अगर ऐसा कुछ कर रही है कि किसी डॉक्यूमेंट में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंक्लूड किया है लेकिन ऑडिटर की रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया है, तो उस केस में ऑडिटर बोलेगा कि ऑडिटर की रिपोर्ट को भी इंक्लूड किया जाए, पहली बात तो। और दूसरी बात, ऐसा हो सकता है क्या कि एंटिटी ने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट ही नहीं करवाया, या फिर जो ऑडिटर है जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिसने ऑडिट की है उसने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं की है, उसने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं की है, मतलब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड है। लेकिन अब एंटिटी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कर रही है किसी डॉक्यूमेंट में, तो अब चूंकि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड है तो कौन सी रिपोर्ट इंक्लूड करोगे तुम, समझ रहे हो कि नहीं। पहले तो मैंने क्या बोला कि भैया समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर मैनेजमेंट इंक्लूड कर रही है तो मैनेजमेंट को ऑडिट रिपोर्ट भी इंक्लूड करनी है। लेकिन मैनेजमेंट ने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट नहीं करवाया है, या फिर उल्टा बोला, अगर इंस्टीट्यूट की लैंग्वेज में मैं बोलूं तो इंस्टीट्यूट क्या बोल रही है कि ऐसा हो सकता है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर जो ऑडिटर है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो नहीं है, या फिर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं किया गया है। तो उस केस में मैनेजमेंट ने क्या, ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा क्या मैनेजमेंट ने रेफरेंस दिया है क्या ऑडिटर का, क्या मैनेजमेंट ने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेफरेंस दिया है क्या ऑडिटर का। और अगर हाँ तो क्या ये वही ऑडिटर है ना, कौन सा ऑडिटर, जो मैंने जो उसने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट की थी। क्या बोला मैंने, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड है, एग्जांपल। अब समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इंक्लूडेड इन अ डॉक्यूमेंट, देयरफॉर अब मैं इसमें ऑडिट रिपोर्ट तो इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा इसकी, लेकिन मैनेजमेंट इसके साथ साथ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ जस्ट नीचे में क्या कर रही है,
समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जस्ट नीचे में रेफरेंस दे रही है ऑडिटर का, रेफरेंस दे रही है ऑडिटर का क्या, कि भैया ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिराइव्ड है और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी है, और ये ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है। किससे ऑडिटेड है उसका रिपोर्टिंग ये एंटिटी ये रेफरेंस दे रही है, ये ऑडिटर का। तो एज एन ऑडिटर मेरे को एंश्योर करना है क्या, कि भैया दो चीजें, या तो तुम ऐसे रेफरेंस करो कि जिससे समझ में आए कि ये जो ऑडिटर का रेफरेंस आ रहा है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस आ रहा है, ना कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ना कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्योंकि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ऑडिटेड ही, मैंने ऑडिट नहीं की है। तो इस केस में तुमको एंश्योर करने की जो ऑडिटर का रेफरेंस आ रहा है वो उस ऑडिटर का रेफरेंस आना चाहिए जो कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है, वैसा रेफरेंस आ रहा है तो ठीक है। और तुमको दूसरी चीज एंश्योर करना है कि रेफरेंस ही ना आए, या तो फिर रेफरेंस ही ना आए, ठीक है। स्टेटमेंट डज नॉट गिव द इंप्रेशन कि ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो रेफरेंस ही ना आए, या तो रेफरेंस ही मत दो ऑडिटर का। और अगर दे रहे हो तो मेरे को एंश्योर करना है कि मैंने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट की थी ना, तो उस तरीके से निकल के आना चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि भैया तुम समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट हुई है ऐसा दिखा रहे हो। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट ऑडिटेड, राइट, और तुमने ऑडिट की है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो तुम एंश्योर करोगे कि ऐसा निकल के आए, मैनेजमेंट डिस्क्लोजर कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा दिखे कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर हूं मैं और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है, ना कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या तो एंश्योर करो कि रेफरेंस ही ना दे, या तो एंश्योर करो कि ऑडिटर का रेफरेंस ही ना आए। तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है, और इसका एक और अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है, सिंपल सा, चुपचाप से क्या बोलो, मैनेजमेंट समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेरे से ऑडिट करवाओ, सिंपल, राइट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेरे से ऑडिट करवाओ और अब ये ऑडिट रिपोर्ट को अपने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे इंक्लूड कर लो। तो देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ द ऑडिटर बिकम्स अवेयर that the entity plans to state that the auditor has reported on summary financial statements in a document, entity क्या प्लान कर रही है कि ऑडिटर ने रिपोर्ट किया है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग अ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट डज नॉट प्लान टू इंक्लूड द रिलेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट। मतलब मैं समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड कर रहा हूं लेकिन उसकी रिलेटेड ऑडिटर्स रिपोर्ट इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि भैया ऑडिटर रिपोर्ट भी इंक्लूड करो साथ में। अगर मैनेजमेंट रिपोर्ट करती है तो वेल एंड गुड, बढ़िया बात है। तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन एंड कैरी आउट अदर अप्रोप्रिएट एक्शन एज मे बी रिक्वायर्ड। सेकेंडली बोल रहा है कि ऑडिटर मे बी एंगेज्ड टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी व्हाइल नॉट एंगेज्ड टू रिपोर्ट ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब ये हुआ कि ऑडिटर ने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किया है लेकिन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिटर एंगेज ही नहीं किया गया था। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट करवाने के लिए क्लाइंट ने ऑडिटर को बोला ही नहीं है, मतलब क्लाइंट ने समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवाया ही नहीं है। सो इफ दिस इज द केस, ऑडिटर बिकम्स अवेयर दैट एंटिटी प्लान्स टू मेक अ स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट और डेट रेफर्स टू द ऑडिटर, मतलब एंटिटी अपने डॉक्यूमेंट में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाल रही है और ऑडिटर का रेफरेंस भी डाल रही है, एंड द फैक्ट दैट द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटेड बाय द ऑडिटर। तो ऑडिटर को सेटिस्फाई होना अपने आप से, मैंने दो चीज बताई क्या, कि भैया जो रेफरेंस दिया जा रहा है ना, रेफरेंस इस हिसाब से देना चाहिए कि इसका मतलब ये ना निकल पाए कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड है। रेफरेंस टू द ऑडिटर इज मेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साफ साफ पता चलना चाहिए कि जो ऑडिटर है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिटेड है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है। इसलिए जो रिपोर्ट रेफरेंस जो आ रहा है ऑडिटर का, वो रेफरेंस उस ऑडिटर का आ रहा है जिसने रिपोर्ट दी है मेन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। लेकिन या तो तुम दूसरा चीज ये इंश्योर कर सकते हो कि स्टेटमेंट डज नॉट गिव द इंप्रेशन दैट द ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या तो तुम इंक्लूड ही मत करो। ऑडिटर शैल बी सेटिस्फाइड दैट द स्टेटमेंट डज नॉट गिव द इंप्रेशन दैट द ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब उसी को उल्टा बोला है कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्टिंग की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ए और बी मैच नहीं हो रहे तो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को कि स्टेटमेंट को चेंज करो, स्टेटमेंट को चेंज करो, या तो इसको स्टेटमेंट को उड़ा दो, या तो स्टेटमेंट को उड़ा दो। तो स्टेटमेंट को उड़ा दोगे तो मतलब मैंने तुमको यही वाला जो बोला कि या तो रेफरेंस ही मत दो, या तो रेफरेंस ही मत दो, या तो तुम रेफरेंस दे रहे हो
तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रेफरेंस आना चाहिए, कुल मिला के निकल के क्या आना चाहिए कि हमने जो ऑडिटर के बारे में बताया है वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं हुआ है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर के ऊपर ऐसा कुछ रेफरेंस नहीं आना चाहिए। ए और बी सेटिस्फाइड होना चाहिए, अगर ये सेटिस्फाइड नहीं है तो तुम ये जो रेफरेंस है इसको उड़ा दो, मैनेजमेंट को बोलोगे कि ये स्टेटमेंट ही हटाओ, ये स्टेटमेंट मिसलीडिंग है, कंफ्यूजिंग है, ये स्टेटमेंट को हटाओ। And alternatively, the entity may engage the auditor to report on the summary financial statement and include the related auditor's report. Alternatively मैंने क्या बोला कि तुम मैनेजमेंट को बोलो कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमसे ऑडिट करवाए और फिर ये ऑडिट रिपोर्ट को तुम अपने इंक्लूड करो डॉक्यूमेंट में, अपने डॉक्यूमेंट में इसको इंक्लूड करो। इफ मैनेजमेंट डज नॉट चेंज द स्टेटमेंट तो डिलीट करो रेफरेंस टू द ऑडिटर और इंक्लूड द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर एडवाइस करेगा मैनेजमेंट को कि भैया ऑडिटर डिसएग्रीज विद द रेफरेंस टू द ऑडिटर and the auditor shall determine and carry out other appropriate action as may be required to prevent the management from inappropriately giving reference of the auditor। मतलब वही बात बोला कि मैंने उसको क्या बोला, स्टेटमेंट उड़ा दो, ये स्टेटमेंट मिसलीडिंग है, ये स्टेटमेंट उड़ा दो क्योंकि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड है। तुम ऐसा बता रहे हो कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने ऑडिट की है, तो भैया साफ साफ बोलो मैनेजमेंट को उड़ा दो। अगर मैनेजमेंट नहीं मान रही तुम्हारी बात, मैनेजमेंट उड़ा नहीं रही है, तो एडवाइस करो कि भैया ऑडिटर इस बात से एग्री नहीं कर रहा है जो स्टेटमेंट तुम दे रहे हो। पहली बात, ऑडिटर जो तुम स्टेटमेंट दे रहे हो उससे एग्री नहीं कर रहा है, ही क्लियरली डिसएग्रीज, एंड वो अपने हिसाब से कोई और एक्शन लेना पड़े उसको तो वो लेगा। एग्जाम्पल हो सकता है वो ऑफिशियल गैजेट नोटिफाई करेगा कि ये जो समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एंटिटी ने इस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया है वो अनऑडिटेड है, वो मैंने ऑडिट नहीं किया है। जो भी एक्शन तुमको लेना पड़े वो तुम लोगे और क्लियरली बता दो मैनेजमेंट को कि भैया हम इस बात से क्लियरली डिसएग्री कर रहे हैं। तो ये थोड़ा लंबा सा पॉइंट है ऑडिटर एसोसिएशन के ऊपर, एक क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है, लेकिन भले ही लंबा हो लेकिन सिंपल है। ठीक है, सिंपल है। तुमको इंश्योर करने की जो डॉक्यूमेंट में समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस डॉक्यूमेंट में तुम्हारी रिपोर्ट भी जानी चाहिए अगर ऑडिटेड है तो। लेकिन क्वेश्चन वहां से बन सकता है कि अगर अनऑडिटेड है, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिटर है वो नहीं है जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिटर है। मतलब ये इनइफेक्टिवली बोलना ये चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि भैया समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड है। उस केस में तुमको इंश्योर करना है कि रिपोर्ट का रेफरेंस अगर दिया जा रहा है, अगर ऑडिटर का रेफरेंस आ रहा है उस डॉक्यूमेंट में, तो तुमको इंश्योर करना है कि वो उस ऑडिटर का आना चाहिए जिसने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसका ऑडिट किया है। या तो किसी तरीके से ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट का ऑडिटर रिपोर्ट का रेफरेंस आ रहा है। अगर ए और बी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे तो फिर तुम इस स्टेटमेंट को ही हटा दो बोलोगे मैनेजमेंट को, या फिर अल्टरनेटिवली बोलोगे कि हमसे ऑडिट करवा लो और फिर जो स्टेटमेंट डालना है डालो। ठीक है, अल्टरनेटिवली अगर मैनेजमेंट नहीं मान रही है, कुल मिला के लास्टली अगर मैनेजमेंट मान ही नहीं रही है तो तुम एडवाइस करोगे मैनेजमेंट को, बोलोगे कि हम क्लियरली इस बात से डिसएग्री कर रहे हैं, तुम्हारे स्टेटमेंट से डिसएग्री कर रहे हैं एंड वी मे डिटरमाइन टू कैरी आउट एनी फर्दर अप्रोप्रिएट एक्शन एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर अस टू प्रिवेंट द मैनेजमेंट फ्रॉम मिसयूजिंग दिस report or document, misusing the inappropriate reference to the auditors। एंड लास्टली आता है तुम्हारा टाइमिंग ऑफ वर्क के ऊपर, टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट्स सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट्स ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके ऊपर मैंने बता चुका है ऑलरेडी। क्या सब्सिक्वेंट इवेंट्स को तुमको इवेल्युएट करना है क्या? नो, ऐसे 560 का कुछ एप्लीकेबिलिटी नहीं है यहाँ पे। ऑडिटर रिपोर्ट हो सकता है 15 जून की हो, जैसे एग्जांपल ये क्वेश्चन में है, ऑडिटर रिपोर्ट 15 जून की है और समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 15 जुलाई की है। तुमको यहाँ पे कुछ बातें देखने की जरूरत नहीं है, डेट तुमको अलग अलग दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब तुम अपना ओपिनियन दे रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो अपना ओपिनियन, तो तुमको बस इतना बताना है कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, राइट, विद अप्लाइड क्राइटेरिया से एंड विद ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तुमको यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट वगैरह के ऊपर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा वही बोलता है कि कंसिडर दैट ऑडिटेड रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मेन ऑडिट रिपोर्ट है, जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट है वो क्वालिफाइड है और तुम अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो क्या? तो हाँ भाई मैं दे सकता हूँ, अगर कंसिस्टेंट है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स विद द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इज इन अकॉर्डेंस विद अप्लाइड क्राइटेरिया, तो मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता हूँ। लेकिन सिंस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरा क्वालिफाइड ओपिनियन है तो मेरे को स्टेट करना पड़ेगा क्या कि ऑडिट रिपोर्ट जो मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है वो क्वालिफाइड ओपिनियन है, उसमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा basis which the qualified opinion was given by the auditor, and third point was effect of this qualification on the summary financial statement if any। यहां होता है तुम्हारा चैप्टर खत्म। क्विकली इसको रिवाइज करना, ये
ऐसे को आई एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस ऐसे, ठीक है, ऐसे 500 ऐसे 810 से हो सकता है तुमको एक क्वेश्चन मिल जाए इस एग्जाम में। और ऐसे 800 की सीरीज में अगर कोई 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है तो वो यही स्टैंडर्ड है समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑल्दो आई एम नॉट टेलिंग यू कि 4-5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे 800 805 से नहीं आ सकता है, बट चांसेस आर मोर हियर। तो इसको अच्छे से उस पर्सपेक्टिव से करना है तुमको, नॉट जस्ट एमसीक्यू पर्सपेक्टिव। तुमको एमसीक्यू पर्सपेक्टिव तो हर चैप्टर में लेना ही है, सो दैट यू ऑल्सो enhances your 4 to 5 मार्क्स का आंसर राइटिंग इंप्रूविंग। बट ये पर्टिकुलरली यहाँ पे तुमको याद भी करना पड़ेगा थोड़ी बहुत लैंग्वेजेस भी, लैंग्वेजेस के ऊपर ग्रिप लाना है यहाँ पे। जो जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा है उसको प्रॉपरली अच्छे से रिवाइज करो, क्वेश्चन देख लो एक बार इंस्टीट्यूट के भी, और जिस टॉपिक पे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन नहीं बनाए हैं उस टॉपिक को भी ध्यान से देखो जहाँ पे 4-5 पॉइंट दिए हैं। जैसे कि मैंने बताया तुमको नेचर, ये वाला जो एक पॉइंट था, एक तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसका इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, एसएम का ही क्वेश्चन भी मिलेगा तुमको। फिर एग्रीमेंट लेना मैनेजमेंट से, उसकी अंडरस्टैंडिंग वगैरह, इसके ऊपर 3 पॉइंट दिए हुए हैं। फिर ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोसीजर क्या, ऑडिटर क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, नेचर ऑफ द प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर इन द केस ऑफ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अगर उसको ओपिनियन देना है तो एसयूएफएस पे ओपिनियन दे रहा है अगर ऑडिटर, तो क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, किस नेचर की प्रोसीजर होगी। ये पॉइंट अपन ने देखा था, समराइज भी किया था इतने से में, इतना ही है। तो हर पॉइंट को तुम भी थोड़ा लिख के समराइज करो, थोड़ा सा बाजू बाजू में लिखो ताकि तुमको बैठेगा, और उसको फिर क्विकली बार बार रिवाइज करो। ऐसे 810 अपना होता है खत्म, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। टुमारो वी विल स्टार्ट विथ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, कल मॉर्निंग में ही रहेगी क्लास। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपन स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी विल बी लेफ्ट विथ व्हाट, एस आर एस एंड एस आर ई। डन? किसी को कोई डाउट? ठीक है, नो सर। चलो फिर देन, बाय बाय। बाय सर।